एक बिजनेस यानी व्यवसाय क्या होता है, क्या है मीनिंग, क्या है डिफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है बिजनेस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बिजनेस, ये वर्ड जब आप बोलते होंगे बिजनेस तो थोड़ा सा इसमें क्या आता है, प्रोनाउंसिएशन में आता है बिजनेस, बिजी, बिजी रखना। तो ये जो वर्ड है बिजनेस से डिराइव ही हुआ है, कहाँ से, बिजी वर्ड से। बिजनेस मीन्स होता है बीइंग बिजी यानी डूइंग थिंग्स। आप कोई ना कोई काम कर रहे होते हो, जब आप कोई काम कर रहे हो तो कहते हो ना बिजी है। आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप कहते हो मैं बिजी हूँ। आप कोई दूसरा काम कर रहे हो तो आप कहते हो मैं बिजी हूँ। तो बिजनेस वही चीज़ बिजनेस होती है। लेकिन बिजनेस में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि बहुत सारे हमने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वाला टॉपिक हमने पढ़ा था, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक वो होती हैं और कौन सी नॉन इकोनॉमिक यानी कि अनार्थिक एक्टिविटीज़ होती हैं। हम बहुत सारे काम करते हैं लेकिन उसमें कुछ ऐसे काम होते हैं जिसके बदले हमें इन रिटर्न प्रॉफिट होता है, वहीं पे कुछ ऐसे काम होते हैं जिसके बदले हमें कुछ मिलता नहीं है। तो बिजनेस में वो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगी जिसके बदले आपको कुछ मिलता है। तो बिजनेस क्या हो गया, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। कौन सी एक्टिविटी होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि यहाँ पे जो भी आप काम करेंगे उसके बदले इन रिटर्न आपको प्रॉफिट होता है। तो ऐसा कोई ऑक्यूपेशन जो आप परफॉर्म करते हो जहाँ पे आपको बदले में इन रिटर्न कुछ मिलता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। तो बिजनेस क्या हो गया, बिजनेस रिफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन एंड और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ ए व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, यानी विथ ए व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट। यानी कि जब आप किसी कोई ऐसे ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व होते हैं जहां पे आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, सेल कर रहे हो गुड्स को, या फिर सर्विस प्रोवाइड करते हो विथ व्यू टू अर्न प्रॉफिट, उसी को हम क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। अब सपोज करिए जैसे बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं, तो रेस्टोरेंट ओपन करके बैठे हैं, आप वहां पे जाके खाना खाते हो तो क्या फ्री में खा के आते हो, नहीं, आप उसके बदले पैसे देते हो। तो वो पैसे कमाने के लिए रेस्टोरेंट खोल के बैठे हैं और वो आपको खाना खिलाते हैं, उसके बदले में वो प्रॉफिट लेते हैं। स्कूल्स, आप स्कूल में जाते हो, फीस आप सबमिट करते हो, आप जो है उनके बदले में आपको एजुकेशन मिलती है, सर्विस मिल रहा है वहाँ पे। एचपी, डेल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, लोकल शॉप्स, बहुत सारी किराना स्टोर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जितने भी लोग आप देखते हैं दुकानदारी जो बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। वो कोई गुड्स सेल कर रहे होंगे या फिर वो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे, या फिर जैसे कि आप एडवोकेट के पास जाते हो तो एडवोकेट भी क्या है, एक ऑक्यूपेशन है, वो आपको जो है लॉ से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो एडवोकेट भी क्या हो गया, वो बिजनेस कर रहे हैं, उनके सर्विसेज के बदले आप उनको पैसा देते हो, तो बिजनेस। तो कोई भी आप ऐसा काम कर रहे हो जो आपको बिजी रखता है और उसके बदले आपको जो है पैसा में इन रिटर्न प्रॉफिट हो रहा है, तो वो चीज़ बिजनेस कहलाती है। अब बिजनेस में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोडक्शन से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है, कंजम्पशन पे। यानी कि आपने, अगर हम गुड्स के केस में बात करें, तो आपने प्रोड्यूस किया, उसके बाद जो है कस्टमर तक पहुंचाया और कस्टमर ने उसको कंज्यूम कर लिया, तो बिजनेस वहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बिजनेस में क्या है, प्रोडक्शन। तो जो प्रोडक्शन वाला पार्ट होता है, गुड्स को प्रोड्यूस करने वाला पार्ट होता है, वो कहाँ पे आ जाता है, इंडस्ट्री एरिया में। उसको हम कहते हैं इंडस्ट्री। आप कहते हैं ना, ये इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री, दूसरी इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री यानी कि वो जो प्रोडक्शन का काम करती है वो भी बिजनेस में ही आता है। बिजनेस के अंदर ही इंडस्ट्री आएगी और इंडस्ट्री में प्रोडक्शन का काम होता है। वहीं पे जो रिमेनिंग एक्टिविटीज़ होती है, प्रोडक्शन के अलावा जो भी रिमेनिंग एक्टिविटीज़ होती है, ट्रांसपोर्टेशन, सर्विस प्रोवाइड करना, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, वो कॉमर्स में आ जाती हैं। क्लियर। तो ये चीज़ क्लियर हो जाए, इंडस्ट्री और कॉमर्स। तो इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों ही बिजनेस का पार्ट है, दोनों में ही, इंडस्ट्री में आप हो या फिर आप कॉमर्स का काम कर रहे हो, दोनों में ही आपको प्रॉफिट अर्न होगा और दोनों ही क्या है, बिजनेस है। ठीक है। इंडस्ट्री में मेनली प्रोडक्शन का काम होता है, कॉमर्स में रिमेनिंग एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है जिससे कि कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर किया जा सकता है। सभी कस्टमर की कुछ ना कुछ नीड एंड वांट्स होती हैं, उनको फुलफिल करने के लिए आपको जो है प्रोडक्ट या सर्विसेज, गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करके उनको डिलीवर करनी होती हैं। तो वो जब गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करते हो, उनको डिलीवर करते हो, उसके बदले आपको प्रॉफिट होता है, तो वही चीज़ क्या है, बिजनेस है। तो कोई भी काम हो सकता है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन रिटर्न आपको मिलना चाहिए। ये नहीं कि आपने लव में, केयर में कोई चीज़ कर दी और बदले में आपने कुछ नहीं मिला, तो वो चीज़ फिर वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। तो बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडरटेकन विथ ए मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन सोसाइटी। तो सोसाइटी में जो ह्यूमंस होते हैं, सभी की कुछ ना कुछ नीड एंड वांट्स होती हैं। तो सोसाइटी में जो ह्यूमंस हैं, उनकी नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई करके आप जब प्रॉफिट कमाते हो, और उनको नीड एंड वांट्स सेटिस्फाई कैसे करोगे, उनको कुछ सेल गुड्स दोगे, सर्विस दोगे, उस गुड्स और सर्विस के बेसिस पर उनकी नीड सेटिस्फाई होती है और उसके बदले आपको जो है प्रॉफिट होता है, तो वही चीज़ बिजनेस कहलाती है। आप कोई भी काम कर रहे हो वो बिजनेस है। क्लियर। तो बिजनेस कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको करने से आपको बदले में प्रॉफिट होता है और ह्यूमन नीड्स फुलफिल होती हैं, वो बिजनेस कहलाएगा। आप कोई भी काम कर लीजिए, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो क्या है, कंपनीज क्या हैं, वो बिजनेस ही कर रही हैं।
गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, सर्विस देती हैं, आपकी नीड जो है फुलफिल होती है और उसके बदले आप उनको पेमेंट करते हो, तो वो बिजनेस हो गया। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, एचपी, डेल, पेप्सोडेंट, कोलगेट, जो भी है, जितने भी प्रोडक्ट्स आप देखते हो मार्केट में, दुकान में चले जाओ, हजारों प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती है, सबके सब क्या है, बिजनेस कर रही हैं। ठीक है, वो कोई भी फ्री में आपको प्रोडक्ट नहीं दे रही हैं, फ्री में नहीं। आपको कोई छोटा सामान भी लेना होता है तो 5 रुपये 10 रुपये आपको देना पड़ता है। उस 5 रुपये में भी एक्चुअल में उस प्रोडक्ट की कीमत क्या होती है, 2 या 3 रुपये होगी, बाकी उनका प्रॉफिट होता है। तो 5 रुपये में आपने लिया, 3 रुपये उसको बनाने का कॉस्ट है, 2 रुपये उनका प्रॉफिट हो जाता है। तो ये बिजनेस है। क्लियर। तो कोई भी चीज़ फ्री में आपको नहीं मिलती है। कोई अगर कहीं पे ऑफर भी चल रहा होगा कि 50% ऑफ, 60% ऑफ, तो आप ये मान के चलिए कि उनको नुकसान नहीं बल्कि उनको प्रॉफिट ही हो रहा है, उसके बावजूद भी वो सेल कर रहे हैं, तो बिजनेस कर रहे हैं। अब हम बात कर ले कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बिजनेस की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस की बात करती है, पहला चीज़ तो यही हो गया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि बिजनेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, यानी कि आपने काम किया उसके बदले आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो फिर बिजनेस नहीं कहलाएगा। आप काम किए और उसके बदले आपको प्रॉफिट हुआ तो वो बिजनेस कहलाएगा। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्लियरली है कि बिजनेस में आप क्या करते हो, प्रोक्योर करते हो, फिर प्रोड्यूस करते हो गुड्स और सर्विसेज को, जिसको आप कस्टमर तक पहुंचाते हो, कस्टमर्स को कंज्यूम करता है और उसकी नीड्स फुलफिल होती है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट होता है गुड्स और सर्विसेज का। क्लियर। सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ये नहीं कि आपने खाली बना के रख लिया अपने घर पे, नहीं, आप उसको सेल भी करते हो, उसको एक्सचेंज करते हो कस्टमर से, दूसरे लोगों से। क्लियर। फिर है प्रॉफिट अर्निंग। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि बिजनेस में प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होना चाहिए। ये नहीं कि फ्री में आप काम किए जा रहे हो, सोशल वेलफेयर के लिए काम करे, तो वो फिर बिजनेस नहीं कहलाएगा, वो फिर एनजीओ हो जाता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। तो प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस में मेन एम होता है। क्लियर। बिजनेस में जो आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और प्रॉफिट अर्निंग मेन काम होता है। उसमें प्रोडक्शन और सेल आप करते हो गुड्स और सर्विसेज का। क्लियर। देन अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। बिजनेस में अनसर्टेनिटी होती है। ये नहीं कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आजकल स्टार्टअप खूब हो रहा है, तो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और उसके बाद जो है आप ये सोचो कि आपको लाखों करोड़ों मिलने लग जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। किसी साल हो सकता है आपको नुकसान हो जाए, तो किसी बार आपको हो सकता है कि प्रॉफिट हो जाए। तो अनसर्टेनिटी होता है, फिक्स रिटर्न नहीं होता। जैसे कि एक एम्प्लॉय होता है किसी ऑफिस में, वो काम करता है तो उसको पता है कि हाँ, मैं 1 महीने काम करूंगा, मुझे इतनी सैलरी मिल जाएगी, फिक्स्ड है, 30,000 25,000 जो भी सैलरी उसको मिल जाएगी। लेकिन वहीं पे बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में अनसर्टेनिटी होती है। आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो किसी महीने हो सकता है आपकी सेल ज़्यादा हो जाएगी और हो सकता है दूसरी महीने की आपकी सेल कम हो जाए। तो बिजनेस में रिटर्न की अनसर्टेनिटी होती है। देन एलिमेंट ऑफ रिस्क। यहाँ रिस्क इन्वॉल्व होता है, जैसे कि अनसर्टेन है तो अनसर्टेन है तो रिस्क इन्वॉल्व रहेगा ही। भाई आप कोई ऐसा काम कर रहे थे, एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, आपके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट से खत्म हो गई तो आपका बिजनेस ठप हो जाता है। बहुत सारी कंपनीज बंद हो जाती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो जाती हैं, छोटे छोटे दुकान आप देखते होंगे, शॉप्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं। तो जो है एलिमेंट ऑफ रिस्क यहाँ पे रहता है बिजनेस में। लास्ट, लीगल एंड लॉफुल। बिजनेस करने के लिए आपको बहुत सारे एक्ट्स आपने देखे होंगे, कंपनी एक्ट है, कंपनी लॉ है, कॉर्पोरेट लॉ है, तो बहुत सारे एक्ट्स है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, बहुत सारे लॉ है जिसको आपको बिजनेस में फॉलो करना पड़ता है। और एक्टिविटीज़ जो भी आप परफॉर्म करते हैं वो लॉफुल होना चाहिए, यानी कि लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ने कोई रेगुलेशन बनाया है, जैसे जो खाने पीने के आइटम्स आते हैं तो उसमें आप देखिए ISI मार्क होना चाहिए, या फिर FCCI का जो है उसमें मार्क होना चाहिए, कब बना है, कब एक्सपायरी है, क्या MRP है, सारी डिटेल्स वहाँ पे आपको लिखी होती है। सारे लॉज को भी फुलफिल करना होता है बिजनेस में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, बिजनेस की। इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट होता है गुड्स और सर्विसेज का, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस होता है, प्रॉफिट अर्निंग होता है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न होता है, रिस्क इन्वॉल्व होता है और लीगल और लॉफुल होता है बिजनेस। क्लियर। तो बिजनेस यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको बिजी रखती है और उसके बदले आपको प्रॉफिट देती है, वो बिजनेस कहलाएगा। और नॉर्मली ये प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज पे ही होता है। इसमें ये ऑक्यूपेशन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं गुड्स और सर्विसेज को हम ह्यूमन नीड्स की फुलफिल करने के लिए उसको प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले हमें प्रॉफिट होता है। फंक्शंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्कोप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। स्कोप का मतलब होता है दायरा, यानी कि क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो फंक्शन यानी कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की जाती हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट अर्न कैसे होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाती है, कोई ना कोई सर्विस जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड करती है और उसके बदले वो जो है प्रॉफिट अर्न करती है बाय फुलफिलिंग द नीड एंड वांट्स ऑफ कस्टमर थ्रू प्रोडक्ट एंड सर्विस। क्लियर। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना होता है
है, क्लियर। और प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो कस्टमर की नीड को, वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करके। अब इस प्रोडक्ट को, सर्विस को बनाने से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने में बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म की जाती हैं, और वही चीज़ क्या कहलाती है, फंक्शंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्कोप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। दिस ऑब्जेक्टिव इज फुलफिल्ड बाय द परफॉर्मिंग सेवरल फंक्शंस। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं? तो सबसे पहला होता है प्रोडक्शन फंक्शन। भाई आपको प्रोडक्ट जो है कस्टमर को प्रोवाइड करना है, तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस तो करोगे, यानी कि वो प्रोडक्शन फंक्शन में इंक्लूड हो जाता है। जैसे कि प्लांट लोकेशन क्या होगा, प्लांट का लेआउट क्या हो गया, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल कैसे करनी है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के फंक्शंस है, इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे करना है, कितना रॉ मटेरियल रखना है, कितना जो है कंज्यूम करना है, कब आपको जो है रीऑर्डर करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली एक्टिविटीज़, ये सारी एक्टिविटीज़ कहाँ पे आती हैं, प्रोडक्शन फंक्शन में आ जाती हैं। यानी कि यहाँ पर जो है मेन मोटिव होता है क्या, कि जो प्रोडक्ट है उसको रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का जो पूरा फंक्शन होता है, उसमें जो भी चीज़ें इन्वॉल्व होती है वो सब प्रोडक्शन फंक्शन में आ जाती हैं। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो गया, प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। उसके बाद है मार्केटिंग फंक्शन, यानी कि आपने प्रोडक्ट को बना तो लिया, लेकिन अब जो है कस्टमर तक पहुंचाओगे कैसे, रिटेलिंग, होलसेलिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, ये सारी चीज़ें जो है किस में आ जाती हैं, मार्केटिंग फंक्शन में आती है। उसकी प्राइसिंग, उसमें सेल्स प्रमोशन आप कर रहे हो, डिफरेंट जो है डिस्काउंट्स दे रहे हो, तो वो सारी चीज़ें मार्केटिंग फंक्शन में आ जाती हैं। तो यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं कि आपने प्रोडक्ट बना लिया काम खत्म, नहीं, प्रोडक्शन करने के बाद आपको मार्केटिंग फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंज्यूमर सर्वे कंडक्ट करना पड़ता है कि कंज्यूमर सेटिस्फाई है कि नहीं सेटिस्फाई है, एडवर्टाइजिंग करना पड़ता है, प्राइसिंग करनी पड़ती है, प्रमोशन करना पड़ता है। तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है मार्केटिंग से रिलेटेड यहाँ पे आपको परफॉर्म करनी पड़ती हैं। वहीं पे तीसरा है इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज फाइनेंस फंक्शन। फाइनेंस फंक्शन कहने का मतलब है कि आपको बिजनेस में पैसा कहाँ से लगाना है, मतलब कि आपको कहाँ से पैसा मिलेगा, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है उसको कैसे मैनेज करना है, डिविडेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जब वो आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो तो वो फाइनेंस फंक्शन में आ जाता है। तो आपने देखा होगा कि हर जगह प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है। तो यही जो डिपार्टमेंट होते हैं ना, यही इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किए जाते हैं। हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम जो है परफॉर्म कर रहा होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन कर रहा होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपना एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन और जो है कंज्यूमर सर्वे कर रहा होता है। फाइनेंस फंक्शन, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है कि कहाँ से पैसे जो है मिलेगा, कहाँ से लोन ले सकते हैं, कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सी मशीनरी परचेज करनी है, कितने में परचेज करनी है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसे करना है, डिविडेंड कब डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारी चीज़ें फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे वो मॉनिटर कर रहा होता है। वहीं पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज पर्सनल या फिर एचआर फंक्शन। एचआर फंक्शन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। अब प्रोडक्शन आपको करना है, प्रोडक्ट बनाना है, या फिर मार्केटिंग करनी है, या फिर फाइनेंस की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है, तो ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट होगी ना, आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे। तो एम्प्लॉय से रिलेटेड जो है बहुत सारे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं, उसको भी हम फंक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं। जैसे एचआरपी, यानी कि पहले तो आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करेंगे कि आपको कितना ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, उसको प्लान करिए, उसको जो है फोरकास्ट करिए। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आप करेंगे, एडवर्टीजमेंट देते हैं, एडवर्टीजमेंट देखकर लोग अप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर आप जो है उनका इंटरव्यू लेते हैं, एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, उसके बाद फिर जो उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फिर आप उसको सेलेक्ट करते हो, उनको फिर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हो, उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हो, इंडस्ट्रियल रिलेशन को मैनेज करते हो, उनको जो है डिफरेंट डिफरेंट सैलरीज और बेनिफिट, फ्रिंज बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हो, प्रमोशन, ट्रांसफर, ये डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो कि एचआर से रिलेटेड होती है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की जाती हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे, 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, एचआर और फाइनेंस। उसके अलावा बहुत सारे अदर फंक्शंस भी होते हैं जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किए जाते हैं, जो रूल्स हो गए, लॉज हो गए, जो ऑफिस से रिलेटेड वर्क होते हैं, लीगल वर्क हो गए, आफ्टर सेल सर्विसेज होगी, तो बहुत सारे अन्य जो है फंक्शंस होते हैं जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किए जाते हैं। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था जहां पर लोग मिलकर कोई ना कोई बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, जहां पर वो लोग कोई प्रोडक्ट या सर्विस, प्रोडक्ट बनाते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को और फिर प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ थी जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की जाती है। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो उससे क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहली चीज़ कि बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए आप कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप कोई गुड्स जो है मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, तो आपको लेबर की, वर्कर की, यानी कि ह्यूमन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो उसको हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। तो यानी कि
इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, यानी कि लोगों को नौकरी मिलेगी। अब आप सपोज़ करें कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप जो है एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कोई जो है प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं या मोबाइल बनाना चाहते हैं, ठीक है? तो मोबाइल बनाने के लिए आपको लेबर की, ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना, यानी कि आप लोगों को नौकरी दोगे, इंजीनियर्स को हो गए, अकाउंटेंट हो गए या फिर ऑफ़िस वर्कर हो गए, इनके लिए आपको जो है ह्यूमन की रिक्वायरमेंट होगी, उनको आप नौकरी दोगे, उसके बदले उनको आप सैलरी देते हो, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, पहली चीज़ अगर आप बिज़नेस करते हो। दूसरी चीज़ इनोवेशंस, यानी कि आप नए-नए प्रोडक्ट बनाओगे, नए-नए चीज़ें डेवलप करोगे, तो बिज़नेस करोगे तभी तो नई चीज़ें डेवलप होंगी, अगर कोई बिज़नेस करेगा ही नहीं तो इनोवेशंस होंगे ही नहीं। क्लियर? तीसरा है रेवेन्यू जनरेशन। अब आप जो है वर्कर का यूज़ करके कुछ नए प्रोडक्ट डेवलप करते हो, नए सर्विसेज जो है लोगों को प्रोवाइड करते हो, तो फिर उससे क्या होता है कि उससे रेवेन्यू जनरेट होता है। भाई कस्टमर को बेचोगे ना, कस्टमर को बेचोगे, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करोगे, तो कस्टमर से आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। क्लियर? अब जैसे ओला है, ओला क्या है, ये एक तरीके का सर्विस ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनोवेशन आइडिया आया कि हम जो है जिनके पास कार नहीं है उनको भी हम कार की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या है, इनोवेशन है। तो रेवेन्यू, इससे क्या हो रहा है कि ओला को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बहुत सारे लोगों को नौकरी मिली हुई है, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। तो अब ये सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, तो लोगों के पास इनकम आ रहा है, इनोवेशन हो रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट, नए नए सर्विसेज जो है वहाँ पे अवेलेबल हो रही हैं, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि इकोनॉमी जो है वो ग्रो करती है, यानी कि जो कंट्री की इकोनॉमी होती है वो ग्रो करती है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो इंक्रीज कर रहा है, नेशनल इनकम इंक्रीज कर रही है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है बिकॉज ऑफ बिजनेस। आप बिजनेस परफॉर्म कर रहे हो तो नए नए प्रोडक्ट, नए नए सर्विसेज प्रोवाइड हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है दैट इज इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि आपके रहने का तरीका, आपके खाने पीने का तरीका क्या है, वो इंप्रूव हो रहा है। आपके रहन सहन का तरीका क्या है, इंप्रूव हो रहा है बिकॉज ऑफ नई न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज, नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, नए नए गुड्स एंड सर्विसेज आपको जो है मिल रही हैं, तो उसकी वजह से आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंप्रूव हो रही है बिकॉज ऑफ इनोवेशंस। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे कि आप घर बैठे किसी दूसरे कंट्री का प्रोडक्ट जो है अपने यहाँ पे मंगवा सकते हैं, तो चाहे वो लोकल प्रोडक्ट हो, चाहे वो नेशनल प्रोडक्ट हो, चाहे वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट हो, आप आसानी से घर पर जो है कहीं से भी गुड्स को सप्लाई कर सकते हैं। और ये क्यों पॉसिबल हो, बिकॉज ऑफ बिजनेस। अगर लोग बिजनेस नहीं करते, लोग जो है कॉमर्स की एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म करते, तो क्या आपके घर पर जो है सामान कहीं दूसरी जगह का आ सकता था? नहीं आ सकता था। तो इससे क्या हो रहा है कि बिजनेस की वजह से जो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई है वो आसान हो गई है, और लोगों तक जो है दूर दराज में जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ तक जो है प्रोडक्ट वो है डिलीवर किया जा रहा है, सर्विसेज उनको मिल रही हैं, चाहे वो बैंकिंग की हो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट आप जो है गुड्स या सर्विसेज हो, दोनों ही आपको जो है आसानी से आपको सप्लाई हो जा रहा है बिकॉज ऑफ बिजनेस। और ओवरऑल बात करें तो सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। देखिए बिजनेस, जो भी कोई कंपनी बिजनेस परफॉर्म करती है तो उसको कुछ ना कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी पड़ती हैं, यानी कि उसको जो है फ्री एजुकेशन के लिए काम करना हो गया, स्कूल बना दिया, रोड बना दिए, पार्क बना दिए, या फिर जो भी नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्टिविटीज़ हो गई, तो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म करनी पड़ती है, यानी कि उनको सोसाइटी का डेवलपमेंट पे भी जो है काम करना पड़ता है। ये नहीं कि खाली आप जो है प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किए जा रहे हैं और जो है आप प्रॉफिट कमाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको अपने प्रॉफिट का एक कुछ हिस्सा जो है सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए भी लगाना पड़ता है, चाहे आप स्कॉलरशिप दे दीजिए, चाहे फ्री एजुकेशन दीजिए, चाहे स्कूल बनवा दीजिए, चाहे हॉस्पिटल्स खुलवा दीजिए। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि सोसाइटी का डेवलपमेंट भी हो रहा है बिकॉज ऑफ बिजनेस। तो ये जो है इंपॉर्टेंस से फायदे हैं किसके, बिजनेस के। यानी कि अगर आप बिजनेस करते हैं, आप जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो आप जो है लोगों को नौकरी भी दोगे, आप नए नए प्रोडक्ट डेवलप करोगे, नए नए सर्विसेज लॉन्च करोगे, रेवेन्यू जनरेशन होगा, यानी कि इनकम आएगा, इनकम आएगा तो इकोनॉमिक ग्रो करेगी, नेशनल इनकम ग्रो करेगी, जीडीपी ग्रो करेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लोगों का वो इंप्रूव करेगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगा, कस्टमर को जो है सस्ते में प्रोडक्ट मिलेगा और अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे। आप जो है गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर ग्लोब पे कर सकते हो, और ओवरऑल सोसाइटी का डेवलपमेंट भी होता है बिकॉज ऑफ बिजनेस। यहाँ पे जो है आप नेचुरल रिसोर्सेज का एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज़ भी करते हैं। भाई नेचुरल रिसोर्सेज का ही यूज़ करके ना आप गुड्स सर्विसेज को क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंस है बिजनेस के। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। देखिए हम सभी इंडिविजुअल का या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। हम बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म इसीलिए करते हैं कि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। लेकिन प्रॉफिट अर्न करने का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आप अपने लिए काम कर रहे हो, लेकिन जब आप प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ आप सोसाइटी के लिए भी कोई काम करते हो, सोसाइटी को बेनिफिट पहुँचाने के लिए आप जो है काम करते हो, तो उसी को हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। यानी कि आपने सोसाइटी के लिए कुछ काम किया है, अपने प्रॉफिट
प्रॉफिट के साथ साथ आप सोसाइटी के लिए भी कुछ काम कर रहे हो। आप बीइंग अ इंडिविजुअल, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, आप सैलरी पाते हो, तो आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो, उस टैक्स का यूज जो है सोशल वेलफेयर के लिए यूज होता है। आप जो है कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दे रहे हो, चैरिटी दे रहे हो, तो वो भी क्या है, एक तरीके का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, डिफरेंट कंपनीज होती हैं, आपने देखा होगा कि वो लोग करते हैं, वृक्ष लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो स्कूल्स कॉलेजेस ओपन कर रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग जो है अवेयरनेस प्रोग्राम रन करते हैं कि रोड सेफ्टी से रिलेटेड हो गया, फिर और किसी चीज़ से रिलेटेड वो अवेयरनेस प्रोग्राम जो है रन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे थे, ये भी क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। एजुकेट करने की कोशिश की जा रही है। कोविड का सिचुएशन आपने देखा होगा, तो कोविड में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने बहुत ही कई करोड़ों रुपए जो है वो दान किए ताकि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम की यूज किया जा सके। सन फार्मा जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उन्होंने 25 करोड़ की दवाइयां जो है फ्री में बांटी, सोसाइटी को डिस्ट्रीब्यूट की, सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट किए। रिलायंस इंडस्ट्रीज 5 करोड़ और 100 बेड का सेंटर जो है उन्होंने बनाया था, 5 करोड़ दिए और 100 बेड का सेंटर बनाया था उन्होंने। इसी तरीके से पेटीएम ने 5 करोड़ दिए। सबसे ज़्यादा टाटा ग्रुप ने 1000 करोड़ रुपए जो है उन्होंने दान किए। पार्ले बिस्किट जो बनाती है, उन्होंने 3 करोड़ पैकेट जो है वो पार्ले बिस्किट कोविड के टाइम पे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। महिंद्रा ग्रुप है, उन्होंने वेंटिलेटर बनाया। तो इस तरीके से यानी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आप क्या कहते हो, सोसाइटी को, सोशल में जो भी आपके आसपास की सोसाइटी है उसको जो आप हेल्प करते हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स responsibility of individuals and companies to act in best interest of their environment and society as a whole। यानी कि जब आप अपना प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ, अपना बिजनेस रन करने के साथ साथ आप इन्वायरमेंट के लिए भी कुछ काम करते हो और सोसाइटी के लिए भी कुछ काम करते हो, तो उसी को हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ मोरल ऑब्लिगेशन ऑन अ कंपनी और एन इंडिविजुअल टू टेक डिसीजंस और एक्शन दैट इज इन फेवर एंड यूजफुल टू सोसाइटी। यानी कि जब आप बीइंग अ इंडिविजुअल या फिर बीइंग अ कंपनी आप कुछ ऐसे डिसीजन मेकिंग्स करते हो, ऐसे एक्शंस लेते हो जिससे कि सोसाइटी को बेनिफिट होता है, सोसाइटी को फायदा पहुंचता है, सोसाइटी को इन्वायरमेंट के फेवर में होता है, तो वही चीज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। तो जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी बिजनेस पे अप्लाई होती है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR आपने सुना होगा। तो आजकल क्या है कि जो कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, तो उनके ऊपर जो है CSR एक्टिविटीज परफॉर्म करना कंपलसरी कर दिया गया है। तो CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर इन डिटेल वीडियो बना हुआ है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है CSR से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला चीज़ कि द CSR प्रोविजन विद इन द एक्ट इज एप्लीकेबल टू कंपनीज विथ एन एनुअल टर्न ओवर ऑफ 1000 करोड़ एंड मोर और ए नेट वर्थ ऑफ रुपीज़ 500 करोड़ एंड मोर और नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 5 करोड़ एंड मोर। यानी कि जो CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन पे या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल है जिनका एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, या फिर नेट वर्थ जो है वो 500 करोड़ या ज़्यादा हो, या फिर नेट प्रॉफिट जो है उनका वो 5 करोड़ या फिर ज़्यादा हो एनुअल। तो उस केस में उन पर जो है CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जो है वो एप्लीकेबल होगा। तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे होंगे तो उनके ऊपर जो है CSR प्रोविजन लागू हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि CSR में स्पेसिफिकली मेंशन किए गए हैं। सबसे पहली चीज़ कि कंपनीज टू सेटअप अ CSR कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ देयर बोर्ड मेंबर इंक्लूडिंग एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो जहाँ पे भी CSR प्रोविजन एप्लीकेबल होगा जिस भी ऑर्गेनाइजेशन पे, वहाँ पर उनको जो है एक CSR कमेटी बनानी होगी जहाँ पर उनके बोर्ड मेंबर्स होंगे और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी वहाँ पे होगा उस कमेटी में। दूसरा पॉइंट है द एक्ट इनकरेजेस कंपनीज टू स्पेंड एट 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट इन द प्रीवियस 3 ईयर्स ऑन CSR एक्टिविटीज। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग CSR प्रोविजन में क्या कहा गया है कि जो प्रीवियस के 3 ईयर का जो उनका नेट प्रॉफिट होगा, एवरेज नेट प्रॉफिट होगा प्रीवियस 3 ईयर का, उसका 2% जो है वो उनको CSR एक्टिविटीज में खर्च करना पड़ेगा। क्लियर। वहीं पे द इंडिकेटिव एक्टिविटीज विच कैन बी अंडरटेकन बाय ए कंपनी अंडर CSR हैव बीन स्पेसिफाइड अंडर द शेड्यूल 7 ऑफ द एक्ट। तो जो कंपनीज एक्ट है उसके शेड्यूल 7 में वहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ मेंशन की गई हैं कि किनको किनको CSR एक्टिविटीज़ में कंसीडर किया जाता है। यानी कि आप कुछ भी खर्च कर दे रहे हैं, कहीं पे भी खर्च कर दे रहे हैं, उसको CSR नहीं माना जाएगा। जो शेड्यूल 7 में एक्टिविटीज़ बताई गई हैं, अगर आप उस पर खर्च करते हैं 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स, तो उसको CSR एक्टिविटीज़ इंक्लूड किया जाएगा।
नेक्स्ट है कि ओनली CSR एक्टिविटीज़ अंडरटेकन इन इंडिया विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि आप इंडिया में ही अगर आप जो है वो CSR एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं तो ही उसको CSR कंसीडरेशन में लिया जाएगा, नहीं तो उसको CSR एक्टिविटीज़ नहीं माना जाएगा। आप जाके किसी दूसरे कंट्री में CSR एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको कंसीडरेशन में नहीं लिया जाएगा, उसको नहीं समझा जाएगा। क्लियर। एंड नेक्स्ट इज एक्टिविटीज़ मींट एक्सक्लूसिवली फॉर एम्प्लॉयज़ एंड देयर फैमिलीज विल नॉट क्वालिफाई अंडर CSR। यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ अपने एम्प्लॉय के लिए ही जो है CSR एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर ले रहा है या फिर अपने एम्प्लॉय की फैमिलीज़ के लिए CSR एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है तो उसको जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं होना चाहिए। तो ये CSR से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन और पॉइंट्स थे जो कि आपको पता होने चाहिए। तो केट डेविस ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस को डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रिफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेसमैन्स डिसीजन एंड एक्शन टेकन फॉर रीजन एटलीस्ट पार्सली बियॉन्ड द फर्म्स डायरेक्ट इकोनॉमिक एंड टेक्निकल इंटरेस्ट। अब देखिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रही है, तो यानी कि कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है। लेकिन जब कोई ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की वेलफेयर के लिए, सोशल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, इन्वायरमेंट को प्रमोट करने के लिए कोई एक्टिविटी परफॉर्म करती है तो उसको हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस कहते हैं। यानी कि वहां पे ऑर्गेनाइजेशन अपने पैसे से सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही है, अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं कर रही है। अपना पैसा लगा के एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो वो प्रॉफिट अर्न करने का एक्टिविटी हो गया, लेकिन अपना पैसा लगा के आप सोशल वेलफेयर के लिए कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो तो वो सोशल बेनिफिट के लिए हो गया। तो इस टाइप की एक्टिविटीज जिससे सोसाइटी को जो है बेनिफिट होता है, ना कि कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होता है, तो उसको हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को 4 टाइप्स में, 4 कैटेगरी में जो है डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करे, वो गुड्स प्रोड्यूस करे, वो सर्विस जो है प्रोवाइड करे और प्रॉफिट अर्न करे, यानी कि इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, आपने बिजनेस रन किया उसके बाद फिर आप जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्ट बनाना बंद कर देते हैं, सर्विस प्रोवाइड करना बंद कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करना चाहिए। दूसरा जो है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, कंपनीज एक्ट है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्ट होते हैं, टैक्स पे करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है उनको परफॉर्म करनी चाहिए। एवरी बिजनेस हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑपरेट विद इन दी लॉज ऑफ द लैंड। तो जिस भी लैंड पे आप ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी कंट्री में जो है अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, वहाँ के जो भी लॉज हैं, जो भी रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, जो भी एक्ट्स हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। तो दैट इज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये नहीं कि आप अनएथिकल प्रोडक्ट्स जो है प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट जिन पे गवर्नमेंट ने रोक लगा रखी है उसको आप प्रोड्यूस करके जो है कस्टमर को सेल कर रहे हैं, तो ये इलीगल हो जाता है। तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सभी ऑर्गेनाइजेशन की। तीसरा है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि क्या सही है क्या गलत है, तो ऑर्गेनाइजेशन को ये डिसाइड करना चाहिए कि क्या चीज़ें सही हैं और वही चीज़ें उसको परफॉर्म करनी चाहिए। बिहेवियर ऑफ द फर्म दैट इज एक्सपेक्टेड बाय द सोसाइटी बट नॉट कोडिफाइड बाय इन लॉ। यानी कि लॉ द्वारा तो मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो है उसको परफॉर्म करना होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। अब सपोज कि जो डिफरेंट रिलीजन यहाँ पे इंडिया में डिफरेंट रिलीजन्स हैं, तो आप जो भी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, फिर जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो किसी भी रिलीजन को हर्ट नहीं करना चाहिए। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, रेस्पेक्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट एंड डिग्निटी ऑफ पीपल वाइल एडवर्टाइजिंग फॉर अ प्रोडक्ट। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो या फिर उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो आपका एडवर्टाइजमेंट या फिर प्रोडक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी रिलीजन को वो हर्ट करे, किसी भी रिलीजियस के अगेंस्ट हो, ऐसा नहीं होता। दैट इज एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी आपको जो है एथिक्स में राइट बिहेवियर को शो करना है। और वहीं पे फोर्थ है डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये होता है कि वॉलंटरी ऑब्लिगेशंस होते हैं। क्लियर। जैसे कि कुछ लोग चैरिटी करते हैं, कुछ लोग डोनेशन कर रहे हैं, कुछ लोगों ने हॉस्पिटल खुलवा दिया फ्री में, आप जो है आप करिए। जैसे सोनू सूद को आप आजकल देख रहे होंगे, तो सोनू सूद क्या है, तो जितने भी पुअर पीपल हैं जो एलिजिबल नहीं है, जिनके पास वो कैपेसिटी नहीं है, वो वहाँ पे जाते हैं, हेल्प लेते हैं, और सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन है वो उनकी हेल्प भी करता है। तो ये डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो स्कूल्स ओपन कर देते हैं, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वो डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। तो वॉलंटरी ऑब्लिगेशन दैट एन इंटरप्राइज अज्यूम्स, जैसे कि चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हेल्पिंग द अफेक्टेड पीपल ड्यूरिंग फ्लड्स और अर्थक्वेक। यानी कि कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं किसी जगह पे भूकंप आ गया, तो वहाँ पे जो लोग भी उनको नुकसान हुआ है बाढ़ से या फिर अर्थक्वेक से, आप उनको हेल्प कर रहे हो, तो ये डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। अब भाई आपका वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपका किसी जगह पे है और वहीं पे आसपास फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो ये आपकी डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि वॉलंटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो है वहाँ पे जाएं, उन लोगों की मदद करें। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी मैनेजमेंट टू सेफ गार्ड द कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय अवॉइडिंग स्पेकुलेटिव एक्टिविटी। अब यहाँ पे क्या है कि ये नहीं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, आपको इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको बहुत सारा प्रॉफिट कमाना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत रास्ते पे जाकर जो है प्रॉफिट अर्न करने लग जाएंगे, तो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी आपको परफॉर्म नहीं करनी है। एंड अंडरटेकिंग ओनली हेल्दी बिजनेस वेंचर्स विच गिव गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की ये वॉलंटरी ऑब्लिगेशन होती है या डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो है हेल्दी बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें, जिससे कि हेल्दी इन्वेस्टमेंट करें, जिससे कि गुड रिटर्न्स जो है वहाँ पे कंपनीज को मिले। तो ये जो है चार टाइप की, चार कैटेगरीज में जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप डिवाइड कर सकते हैं। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे उनका मेन मोटिव होता है कि प्रॉफिट अर्न करें, गुड्स प्रोड्यूस करें, सर्विस प्रोवाइड करें। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जहाँ पर रूल रेगुलेशन लॉज को उनको फॉलो करना है, टैक्सेस को पे करना है। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जहाँ पर उनको किसी के भी सेंटिमेंट्स को, किसी भी रिलीजन को उनको हर्ट नहीं करना है। क्लियर। और वहीं पे फोर्थ है डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि वॉलेंट्री होता है, जहाँ पर उनको चैरिटी कर देना चाहिए, किसी भी नीडी पर्सन को हेल्प कर रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जो है एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग लोगों के लिए है। तो उन लोगों को हम चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, शेयर होल्डर्स एंड ऑनर्स। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर एंड या फिर और ऑनर्स। तो देखिए ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी उनके यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं, जो ऑनर्स हैं, जो शेयर होल्डर हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, उनको प्रॉपर जो है उनको फेयर रिटर्न प्रोवाइड करें, उनको इन्फॉर्मेशन दे कि कंपनी क्या कर रही है, क्या करने वाली है, फ्यूचर ग्रोथ के लिए क्या करेगी, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन उनको दे और उनको जो है फेयर रिटर्न दे। यानी कि शेयर होल्डर जो ऑनर होते हैं उन्होंने अपना पैसा लगाया है कंपनी में, तो कंपनी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस पैसे का सही इस्तेमाल करे और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जो है वो शेयर होल्डर और ऑनर्स को दे। तो दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर और ऑनर्स। प्रोवाइड अ फेयर रिटर्न टू द शेयर होल्डर और ऑनर्स ऑन देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ सच इन्वेस्टमेंट। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की शेयर होल्डर एंड ऑनर्स की तरफ कि वो उनको फेयर रिटर्न दें और साथ ही साथ जो उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में उसको इंश्योर करें कि वो सेफ रहे, वो कभी भी नुकसान या घाटे में न जाए। वहीं पे प्रोवाइड द शेयर होल्डर विथ रेगुलर एक्यूरेट एंड फुल इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स वर्किंग एज वेल एज स्कीम्स ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की शेयर होल्डर या फिर ऑनर की तरफ कि वो जो है शेयर होल्डर्स को रेगुलर एक्यूरेट और पूरी इंफॉर्मेशन, फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे वर्किंग हो रही है, क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्या सर्विसेज हैं, और साथ ही साथ फ्यूचर ग्रोथ के लिए वो क्या स्कीम है, क्या उनका प्लान है, उसके बारे में भी जानकारी दें शेयर होल्डर ऑनर्स को। दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स और ऑनर्स। वहीं पे नेक्स्ट है दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दी वर्कर्स, यानी कि जो एम्प्लॉयज, जो लेबर होते हैं, उनकी तरफ भी जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जैसे कि प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू द वर्कर फॉर मीनिंगफुल वर्क, यानी कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज देना कि लेबर जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको जो है मीनिंगफुल वर्क परफॉर्म करने के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज देना। क्रिएट द राइट काइंड ऑफ वर्किंग कंडीशन सो दैट इट कैन विन द कॉपरेशन ऑफ वर्कर, यानी कि जहाँ पे भी वो लोग काम कर रहे हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहाँ पे प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, वहाँ पे इस तरीके का एनवायरनमेंट देना कि लोग आसानी से अपना काम कर सकें। आप सपोज करिए कि आप जो है गर्मी बहुत हो रही है, तो आप गर्मी से परेशान हैं, वहाँ पे फ़ैन नहीं है, वहाँ पे एसी नहीं है, तो आप काम परफॉर्म कर पाएंगे, अपना काम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो वर्किंग का इन्वायरमेंट देना, आप वहाँ पे फ़ैन की उपलब्ध, वहाँ पे जो है फ़ैन लगवाइए या फिर एसी लगवाइए, कूलर लगवाइए या फिर लाइटिंग की फैसिलिटीज है, जिससे कि वो जो है अपना काम अच्छे से परफॉर्म करे। तो वर्किंग कंडीशन जो है मेंटेन रखना। रेस्पेक्ट द डेमोक्रेटिक राइट ऑफ द वर्कर टू फॉर्म यूनियंस, यहाँ पे जो भी वर्कर की जो राइट्स होते हैं उसको रेस्पेक्ट करना, उनको अगर यूनियन बनाना है तो यूनियन बनाने देना, इसको जो है रेस्पेक्ट करना। मस्ट ऑल्सो बी इंश्योर्ड ऑफ फेयर वेज एंड फेयर डील फ्रॉम द मैनेजमेंट, और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की कि वो जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो भी लेबर हैं या फिर वर्कर्स हैं, उनको फेयर वेज यानी कि फेयर सैलरी जो है उनको प्रोवाइड करना और फेयर डील उनको देना। ये नहीं कि आपने बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन, आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज, लेकिन फिर भी आपको उसके अकॉर्डिंग वो आपको सैलरी या फिर आपको वेजेस
सर्विसेज नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कि जो जिसकी जो कैपेबिलिटी उसके अकॉर्डिंग उसको जो है वो कंपनसेट करें। वहीं पे तीसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर की तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? सबसे पहली चीज़ कि राइट क्वालिटी और राइट क्वांटिटी ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज हैं वो कस्टमर को प्रोवाइड करें, वो भी रिजनेबल प्राइस में। यानी कि आप जो है कस्टमर को गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड तो करो लेकिन बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट क्वालिटी राइट क्वांटिटी में गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और रिजनेबल प्राइस में प्रोवाइड कर रहे हो। टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशन अगेंस्ट एडल्ट्रेशन, आप जो है मिलावट नहीं कर रहे हो, पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट्स नहीं दे रहे हो। लैक ऑफ डिजायर्ड सर्विस एंड कर्टिसी टू कस्टमर, ऐसा ना हो। मिसलीडिंग एंड डिसऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग, यानी कि आप जो है कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हो जिससे कि कस्टमर मिसलीड हो रहा हो या फिर मिसगाइड हो रहा हो या फिर डिसऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग आप कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को खुद जो है वहाँ पे एक्शन लेना चाहिए। प्रोवाइडिंग राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, द कंपनी एंड द अदर मैटर, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, कस्टमर की तरफ, कंज्यूमर की तरफ, कि वो राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में या फिर किसी दूसरे मैटर पे जो कि जरूरी हो डिसीजन मेकिंग के लिए कंज्यूमर द्वारा, तो उसके रिगार्डिंग जो है राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टुवर्ड्स द कंज्यूमर। जो मेन है वो मेन यही है कि राइट क्वालिटी में राइट क्वांटिटी में गुड्स को प्रोवाइड करें, सर्विस को प्रोवाइड करें, रिजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड करें और कोई भी मिसलीडिंग या फिर डिसऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग ना करें। वहीं पे नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी। गवर्नमेंट और कम्युनिटी की तरफ भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आपने देखा शेयर होल्डर ऑनर की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरी कैटेगरी क्या हो गई? वर्कर्स हो गई, तीसरी कैटेगरी कंज्यूमर हो गई और फोर्थ कैटेगरी है गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी। तो गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी क्लियरली है कि रेस्पेक्ट द लॉ ऑफ द कंट्री एंड पे टैक्सेस रेगुलरली एंड ऑनेस्टली। आप जो है कंट्री में जो भी लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, उनको फॉलो करिए, टैक्सेस को टाइमली पे करिए और फेयर और ऑनेस्टली टैक्स को जो है पे करिए। एक्ट अकॉर्डिंग टू द वेल एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ द सोसाइटी, जिस भी सोसाइटी में आप जो है अपना बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ का जो भी वैल्यूज़ हैं उसको फॉलो करिए। हिंदूज़ में है तो हिंदूज़ की वैल्यू फॉलो करिए, मुस्लिम्स है तो मुस्लिम की वैल्यूज़ फॉलो करिए। तो जिस भी सोसाइटी में आप वहाँ की वैल्यूज़ को फॉलो करें। इट मस्ट प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड शुड अवॉइड बैड एफ्लुएंट स्मोकी चिमनीज, अगले बिल्डिंग्स, डर्टी वर्किंग कंडीशन। तो यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऐसा वर्किंग कंडीशन डेवलप करें या फिर वो जो है नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। उनकी एक्टिविटीज़ ऐसी ना हो जिससे कि नेचुरल एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा हो या फिर स्मोकी चिमनीज है तो उसको कंट्रोल करें। ऐसा कोई बिल्डिंग ना बनाए जिससे कि वर्किंग कंडीशन खराब हो रही है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। डेवलप अ प्रॉपर इमेज इन सोसाइटी थ्रू कंटिन्यूअस इंटरेक्शन विद वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो सोसाइटी से कम्युनिकेट करें, इंटरेक्शन करें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे, डिफरेंट डिफरेंट जो है टेक्निक के थ्रू, जिससे कि एक प्रॉपर इमेज, एक अच्छी इमेज जो है सोसाइटी के बीच में उस ऑर्गेनाइजेशन की क्रिएट होती है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट हैं, यानी कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सपोर्ट नहीं करते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्टिविटीज परफॉर्म करे, उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे पहला है कि वायलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे, लेकिन अगर वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करने लग जाएगा तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो वायलेट होने लगता है, यानी कि उस पर फोकस नहीं कर पाता है। तो दैट इज ये सपोर्ट हो गया कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करनी चाहिए। दूसरा जो आर्गुमेंट है दैट इज बर्डन ऑन कंज्यूमर, यानी कि ये मानना है कि अगर जब कोई कंपनी है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कि पोल्यूशन कंट्रोल हो गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ हो गया, इसको परफॉर्म करने लगेगी तो उसमें कॉस्ट आएगी और उस कॉस्ट को रिकवर करने के लिए वो क्या करेगी? कस्टमर से पैसे चार्ज करने लग जाएगी। अब कस्टमर से पैसे चार्ज करेगी तो बर्डन किस पे गया? कस्टमर पे गया। भाई कस्टमर से पैसा लेगी और फिर उसके बाद बिजनेस जो है वो अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म कर रही है, तो इसी वजह से भी जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अगेंस्ट माना जा रहा है। वहीं पे तीसरा है लैक ऑफ सोशल स्किल, यानी कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पे मैनेजर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनको इतना नहीं पता होता है कि कैसे जो सोशल प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व किया जाए, तो सोशल स्किल की कमी होती है। और वहीं पे लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक का सपोर्ट भी जो है कम होता है, यानी कि जो पब्लिक होती है इन जनरल उसको ये पसंद नहीं है कि जो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो आए और उनको इन्वॉल्व हो, उनको इंटरफेयर करे उनके सोशल प्रोग्राम में। तो इस वजह से भी जो है कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये कुछ
पॉइंट्स हैं, कुछ जो है आर्ग्यूमेंट्स हैं अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहीं पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के सपोर्ट में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपने अभी पहले देखा भी है। और दूसरा है कि होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम, यानी कि यहाँ पे जो भी सोशल प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए आप बिजनेस को रिस्पॉन्सिबल बना सकते हो। भाई इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, वर्क प्लेस अनसेफ हो गया है, करप्शन हो रहा है, जिसकी वजह से आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हो रहा है, तो आप उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। क्लियर? और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो चीज़ ना होने दे। कन्वर्टिंग प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटीज़, अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करेंगे तो जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो उसको अपॉर्चुनिटीज़ में क्रिएट कर सकते हैं, उसको अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इन्वायरमेंट को बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन देखा कि इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, तो इन्वायरमेंट पोल्यूट हो तो वो ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करने लगे जिससे कि इन्वायरमेंट पोल्यूट ना हो। ये चीज़ अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम को उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ में क्रिएट कर लिया। बेटर इन्वायरमेंट फॉर डूइंग बिजनेस, अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबल रहेंगे तो आप जो है बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए एक बेटर इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकेंगे। तो इसलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के फेवर में भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं और अगेंस्ट भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आज के टाइम पे ज़रूरी भी है। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, लॉज या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो और डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, चारों ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म करना चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस में रख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर, जो कि हमने भी बताया। पेमेंट ऑफ फेयर वेजेज एंड सैलरी, आप एम्प्लॉय को, आप लेबर को जो है सही सैलरी, सही वेजेस जो है आप प्रोवाइड कर रहे हो। क्लियर? किसी से कम, किसी को ज़्यादा, सेम क्वालिफिकेशन तो किसी को ज़्यादा दे रहे हो, किसी को कम दे रहे हो, ऐसा नहीं। फेयर वेजेस, फेयर सैलरी आप प्रोवाइड कर रहे हो। आप बेस्ट वर्किंग कंडीशन जो है एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहे हो। क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस जो है आप कस्टमर को, कंज्यूमर को दे रहे हो। कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स आप जो है नहीं कर रहे हो। कंपनी होती है ना, कुछ कंपनी को ऐसा एडवर्टीजमेंट दिखाती है कि जैसे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है लेकिन एक्चुअली में आपको कुछ नहीं मिलता है, तो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स आप नहीं करते हो। तो ये भी एक तरीका क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एप्रोप्रिएट स्टेप्स लेते हो आप इन्वायरमेंट को, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए। ऐसा नहीं कि आप नेचुरल रिसोर्सेज को अंधाधुंध यूज़ किए जा रहे हो और जिससे कि नेचर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप नेचुरल रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ कर रहे हो। पेइंग रेगुलर एंड फेयर टैक्सेस, आप जो है गवर्नमेंट को जो है रेगुलर और टाइमली जो है फेयर टैक्सेस प्रोवाइड करो, यानी कि टैक्स में चोरी नहीं करो, धोखाधड़ी नहीं करो। जितना आपका टैक्स लाइबिलिटी बनता है आप जो है गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो, क्योंकि उसी टैक्स से फिर गवर्नमेंट पब्लिक के लिए जो है डेवलपमेंट करती है। तो ये कुछ सम इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई। इसके अलावा कुछ कॉमन सीएसआर इंक्लूड करते हैं, जैसे कि कार्बन फुटप्रिंट्स को आप रिड्यूस करते हैं। जो कंपनी होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो कार्बन को रिड्यूस करने की कोशिश करती हैं। लेबर पॉलिसीज डेवलप करती हैं। फेयर ट्रेड में प्रैक्टिस जो है पार्टिसिपेट करती हैं कि कोई भी गलत तरीके से जो है व्यापार न कर पाए और खुद भी गलत तरीके से व्यापार नहीं करते हैं। चैरिटीज़ करती हैं और कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ बनाती हैं जिससे कि इन्वायरमेंट को बेनिफिट्स मिले। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि किस तरीके से जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म कर सकती हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, देखिए साइज का मतलब होता है हाउ बिग और स्मॉल समथिंग इज। किसी फैमिली में 2 मेंबर हैं और किसी फैमिली में 10 मेंबर हैं, तो जिसमें 2 मेंबर है आप कहते हैं कि इस फैमिली की साइज छोटी है। वहीं पर किसी फैमिली में 10 मेंबर हैं तो आप कहते हो ये फैमिली बड़ी फैमिली है। इसी तरीके से किसी की हाइट जो है वो 5 फुट है और किसी की हाइट 6 फुट या 7 फुट है, तो आप कहते हो कि हाँ, जो 7 फुट वाला है वो बड़ा है और जो 6 फुट वाला है वो छोटा है। क्लियर? तो साइज का मतलब होता है कि कोई चीज कितनी छोटी है, कोई चीज कितनी बड़ी है। तो अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो साइज ऑफ बिजनेस यूनिट रिफर्स टू द स्केल और वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज, यानी कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पर किस स्केल में काम हो रहा है, कितने एम्प्लॉयज हैं, कितने वॉल्यूम में प्रोडक्शन हो रहा है, उसी से साइज ऑफ बिजनेस को वहां पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर सिर्फ 5 ही एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे तो आप कहोगे कि वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर हजारों लाखों एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा। क्लियर? तो साइज ऑफ बिजनेस यूनिट जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग फैक्टर होता है एंटरप्रेन्योरियल डिसीजंस के लिए। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योरियल डिसीजन इन ऑर्गेनाइजिंग अ बिजनेस इज रियलाइजिंग इट्स साइज, यानी कि जब भी कोई आप नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले इस पे फोकस करना पड़ेगा कि आपको अपने बिजनेस का साइज कितना रखना है। क्यों? क्योंकि इट अफेक्ट्स इन कंपनी एंड प्रॉफिटेबिलिटी
ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। तो ये जो है कंपनी को और कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है। जितना बड़ा साइज होगा उतने ज़्यादा आपको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, उतने ज़्यादा ही आपको मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तभी जो है आप सही से प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। नहीं तो वहां पर क्या होगा, मिसमैनेज होगा, मिसमैनेज हुआ तो वहां पर आपको जो है लॉस भी हो सकता है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे आप जो है किसी भी बिजनेस यूनिट के साइज को मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस, यानी कि किसी भी बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है। जितना ज्यादा कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है बिजनेस में लगाया गया होगा, उतना ही बड़ा जो है बिजनेस कहलाएगा। द लार्जर द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड द लार्जर द साइज ऑफ द फर्म। जितना ज्यादा कैपिटल लगाया गया होगा उतना ज्यादा ही वहां पे उतना ही बड़ा फर्म कहलाएगा। क्लियर। इसी तरीके से दूसरा जो पैरामीटर है दैट इज द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। आप किसी में खाली 50 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो छोटा होगा, किसी में लाखों एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो वो बड़ा बिजनेस यूनिट कहलाएगा। इसी तरीके से आउटपुट में बात करें तो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट और वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ बिजनेस। किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कितने यूनिट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लाखों यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है एक साल में, और वहीं पर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिर्फ 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है एक साल में। तो जो लाख यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है वो बड़ा होगा और जो 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है वो छोटा होगा। इस तरीके से वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी कि अगर आप नंबर ऑफ यूनिट्स में नहीं मेजर कर रहे हैं तो कितने वैल्यू का, यानी कि आपने जो है 10 लाख का जो है यूनिट प्रोड्यूस किया है या फिर 5 लाख रुपए का यूनिट प्रोड्यूस किया है किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक साल में, तो उसके हिसाब से भी जो है आप साइज ऑफ बिजनेस यूनिट को मेजर कर सकते हैं। तो वॉल्यूम या फिर वैल्यू। क्लियर। वही हो सकता है कि किसी ने एक ही प्रोडक्ट बनाया हो लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, और हो सकता है किसी ने 10 प्रोडक्ट बनाया हो लेकिन उसकी वैल्यू कम हो। तो वॉल्यूम वैल्यू दोनों के बेसिस पे जो है आप साइज ऑफ बिजनेस यूनिट को मेजर कर सकते हैं। इसी तरीके से रॉ मटेरियल कितना आप जो है कंज्यूम कर रहे हैं, पावर कितना कंज्यूम कर रहे हैं अपने बिजनेस एक्टिविटीज में, इससे भी जो है आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बिजनेस यूनिट जो है वो बड़ा है या फिर छोटा है। क्लियर। तो ये जो है कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे आप साइज ऑफ बिजनेस यूनिट को मेजर कर सकते हैं। तो एमएसएमईडी यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 में आया था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो इंटरप्राइज हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर जो कैटेगराइजेशन का क्राइटेरिया है आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर प्लांट और मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है और एनुअल टर्नओवर कितना है, उसके बेसिस पे जो है यहाँ पर साइज ऑफ बिजनेस यूनिट को जो है क्लासिफाई किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू एमएसएमईडी एक्ट 2006 यानी कि द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006, जहां पर जो कैटेगराइजेशन है इंटरप्राइज की उसको रिवाइज किया गया था 1 जुलाई 2020, यानी कि 1 जुलाई 2020 को कैटेगराइजेशन का क्राइटेरिया जो है उसको रिवाइज किया गया था। तो इस एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग वो इंटरप्राइजेज जहां पर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट वहां पर 1 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं है और जो एनुअल टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो उसको माइक्रो इंटरप्राइज कहा गया, यानी कि सूक्ष्म उद्यम कहा गया। तो माइक्रो इंटरप्राइज कौन से हो गए, जहां पर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट इज नॉट मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट है प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट में, तो उसको माइक्रो इंटरप्राइज कहेंगे। और साथ ही साथ एनुअल टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से कम है तो उसको माइक्रो इंटरप्राइज कहा जाएगा। क्लियर। साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। वहीं पर अगर कोई एक ऐसा इंटरप्राइज जहां पर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट वो जो है 10 करोड़ तक है, 10 करोड़ तक है, और वहीं पर जो एनुअल टर्नओवर है वो 50 करोड़ तक है, यानी 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है, और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट में 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो उसको स्मॉल एंटरप्राइज कहा जाएगा। क्लियर। यानी कि 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट और 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में एनुअल टर्नओवर है तो उसको स्मॉल एंटरप्राइज कहा जाएगा। 5 करोड़ से कम का एनुअल टर्नओवर है, 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट है तो माइक्रो एंटरप्राइज कहा जाएगा। वहीं पर अगर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट वो 50 करोड़ तक का है और एनुअल टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ तक का है तो उसको मीडियम एंटरप्राइज कहा जाएगा। क्लियर। यानी कि 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में है तो मीडियम एंटरप्राइज, और एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से 250 करोड़ के बीच में है तो मीडियम एंटरप्राइज कहा जाएगा। तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी क्या है कि साइज ऑफ बिजनेस यूनिट को कैसे मेजर किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर। क्लियर। तो साइज ऑफ बिजनेस यूनिट यानी कि किस स्केल पर किस वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन कितना है उसके बेसिस पे जो है आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साइज को आइडेंटिफाई मेजर कर सकते हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन 50 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 250 करोड़ से ज्यादा का एनुअल
टर्नओवर आ रहा है उनको आप लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। बिजनेस एनवायरमेंट, आप इस टर्म को देखें तो यहाँ पे दो वर्ड हैं, बिजनेस और एनवायरमेंट। तो सबसे पहले समझिए कि एनवायरमेंट क्या होता है। देखिए एनवायरमेंट मींस सराउंडिंग और कंडीशंस इन विच पीपल एनिमल प्लांट लिव्स और ऑपरेट, यानी कि आप जहां पे भी रह रहे होंगे, हम सभी लोग इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हम बहुत सारी चीजों के साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो हम बहुत सारी चीजों से क्या है, घिरे हुए हैं, और जिसका इंपैक्ट, जिसका असर हमारे ऊपर निगेटिव या पॉजिटिव वे में पड़ता है, तो वो चीजें जो जिनसे हम घिरे हुए हैं और जिनका असर हम पे पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंट कहते हैं। क्लियर? आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके जो है फ्रेंड्स हो गए, आपके फैकल्टीज हो गई, आपका गवर्नमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रही है उसका इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ता है, तो ये सब आपका एनवायरमेंट हो गया। तो इसी तरीके से जो बिजनेस होता है, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई भी एंटरप्राइज हो गया जो कि कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, फिर प्रोफेशनल एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, कंपनीज जो आप कहते हो। बिजनेस को हमने पहले डिटेल में देख लिया। तो बिजनेस क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइज, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, एंटरप्राइज है, अकेले काम नहीं करती है ना, वो क्या है, वो भी बहुत सारी चीजों से घिरी हुई है जिसका इंपैक्ट उसके ऊपर पड़ता है। चाहे वो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस ले लीजिए, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम ले लीजिए, चाहे उसके कस्टमर्स ले लीजिए, कंपटीटर्स ले लीजिए, शेयर होल्डर्स ले लीजिए, एम्प्लॉयज ले लीजिए। तो बिजनेस जो है वो बहुत सारे लोगों से घिरा हुआ है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से घिरा हुआ है, और उसका इंपैक्ट बिजनेस के ऊपर पड़ता है, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर पड़ता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, बिजनेस एनवायरमेंट कहते हैं, यानी कि बिजनेस का एनवायरमेंट, बिजनेस का एनवायरमेंट जिसका असर बिजनेस की परफॉर्मेंस पे नेगेटिव या पॉजिटिव वे में पड़ता है। तो द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज बट दैट में अफेक्टेड परफॉर्मेंस, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बिजनेस एनवायरमेंट कहते हैं। मतलब कि क्या हो गया कि वो सभी लोग, इंडिविजुअल्स यानी वो सभी लोग, वो सभी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और वो सभी फोर्सेस जो कि बिजनेस, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के बाहर हैं, लेकिन उसका इंपैक्ट जो है वो बिजनेस की परफॉर्मेंस पे पड़ता है, बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, तो उसी को क्या कहते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट ने अचानक से टैक्स को क्या किया, इंक्रीज कर दिया। तो बट ऑब्वियस बात है कि जब टैक्स इंक्रीज किया तो कहीं ना कहीं जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो गया, वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। इंक्रीज इन टैक्सेस बाय गवर्नमेंट कैन मेक थिंग्स एक्सपेंसिव टू बाई। इसी तरीके से टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट है, तो आप देखते होंगे आए दिन टेक्नोलॉजी में चेंज होता है, 2G 3G 4G 5G 6G आने वाला है। तो टेक्नोलॉजी में जब चेंज होता है तो इसका भी इंपैक्ट क्या होता है, कहीं ना कहीं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि उनका प्रोडक्ट क्या होता है, अब जो ऑब्सलीट हो जाता है। जैसे कि नोकिया का एग्जांपल देखिए, नोकिया एक बार अपने टाइम पे बहुत ज्यादा मोस्ट सेलिंग जो है कंपनी थी, जो मोबाइल फोन, सेलुलर फोन सेल करती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, और टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, अपग्रेडेशन हुआ, तो नोकिया जो है मार्केट से बाहर हो गई। क्यों? क्योंकि वो उस चेंज को कॉप अप नहीं कर पाया। तो टेक्नोलॉजी बिजनेस क्या, नोकिया जो परफॉर्म कर रही है बिजनेस परफॉर्म कर रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से उसकी परफॉर्मेंस पे क्या हो गया, इंपैक्ट पड़ गया। टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर गई, और नोकिया जो बिजनेस परफॉर्म कर रही थी, जो 2G फोन्स डेवलप करती थी, उसकी 3G फोन्स डेवलप करती थी, उसकी परफॉर्मेंस पुअर रह गई, और बाकी दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आगे चले आए। तो ये इंपैक्ट है, एनवायरमेंट का इंपैक्ट है बिजनेस पे। चेंज इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स में शिफ्ट डिमांड इन द मार्केट फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू न्यू वंस। अब जी आप कस्टमर्स के जो फैशन का स्टाइल है या फिर कस्टमर का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट किससे पड़ेगा, बिजनेस पे पड़ेगा। भाई आज के टाइम पे आप जो है सपोज करिए कि आप जो है 2G फोन्स बनाते थे, लेकिन कस्टमर को अब जो है 5G फोन पसंद आने लगा, तो आपका बिजनेस क्या हो गया, आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस, आपका सेल डाउन हो जाएगा। तो कस्टमर की टेस्ट, कस्टमर की प्रेफरेंस को चेंज होने की वजह से भी क्या होता है, बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट पड़ता है। इसी तरीके से कंपटीटर आपके जो होते हैं, इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट में रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द फर्म्स, यानी कि जो कंपटीटर, आप अकेले मार्केट में जो है सपोज कि आपने एक रेस्टोरेंट ओपन किया और आप अकेले जो है उस मार्केट में रेस्टोरेंट ओपन करके बैठे हैं, तो लोग आपके पास ही आएंगे, लेकिन 2-3 लोगों ने और रेस्टोरेंट ओपन कर लिया उसी एरिया में, तो अब क्या हो गया, आपकी प्रॉफिट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो उन लोगों की वजह से जो दूसरे रेस्टोरेंट आके ओपन कर लिए, उनकी वजह से आपके ऊपर इंपैक्ट पड़ा, तो वो आपका एनवायरमेंट था और उसका इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ा। तो यही चीज बिजनेस एनवायरमेंट कहलाती है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उससे रिलेटेड लोग, चाहे वो कोई भी इंडिविजुअल हो, चाहे बाहर के लोग हो, चाहे बाहर का कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो नेचुरल एनवायरमेंट हो। क्योंकि नेचुरल एनवायरमेंट क्यों है, क्योंकि वहीं से तो रॉ मटेरियल आता है उनके पास, जिसको वो यूज करके प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उसका इंपैक्ट चाहे वो पॉजिटिव तरीके से चाहे नेगेटिव तरीके से जब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ता है, तो उसी को हम बिजनेस एनवायरमेंट कहते हैं। क्लियर? तो बिजनेस एनवायरमेंट को अलग अलग ऑथर्स ने डिफाइन किया है, जैसे कि रेनेकर एंड स्कोल ने इसको डिफाइन किया। क्या कहा कि द एनवायरमेंट ऑफ अ बिजनेस
consist of all those external things to which it is exposed and by which it may be influenced directly or indirectly। यानी कि जो बिजनेस का एनवायरमेंट है वो सभी एक्सटर्नल थिंग्स को इंक्लूड करता है जिसको वो एक्सपोज होता है, यानी कि जिससे वो डील कर रहा होता है और उसका इन्फ्लुएंस जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस बिजनेस के ऊपर पड़ता है। चाहे वो उसके कस्टमर्स ले लीजिए, चाहे सप्लायर्स ले लीजिए, चाहे होलसेलर्स ले लीजिए, चाहे गवर्नमेंट ले लीजिए, चाहे कोई और इंस्टीट्यूशंस ले लीजिए, उसके कंपटीटर्स ले लीजिए। इसी तरीके से आर्थर एम वेमर ने इसको डिफाइन किया। उन्होंने क्या कहा कि इट इनकम्पसेस द क्लाइमेट और सेट ऑफ कंडीशंस इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल इन विच बिजनेस ऑपरेशंस आर कंडक्टेड। यानी कि जहां पे भी वो इकोनॉमिक कंडीशन, वो सोशल कंडीशन, वो पॉलिटिकल कंडीशन, वो इंस्टीट्यूशनल कंडीशन या क्लाइमेट जहां पर बिजनेस ऑपरेट करता है उसी को क्या कहते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। क्लियर? तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब कि वो सभी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन या फोर्सेस जिसका इंपैक्ट बिजनेस के परफॉर्मेंस पे पड़ता है तो उसी को क्या कहते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। क्लियर? तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ना जरूरी है? तो देखिए, पहली चीज, इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जैसे कि मारुति ने सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया कि जो मिडिल क्लास इनकम लोग हैं उनको जो है कार जो है स्मॉल साइज में कार में चाहिए, तो उसने उसको जो है अपॉर्चुनिटी को देखा और उसने ग्रैब कर लिया और आज मारुति जो है वो टॉप सेलिंग कंपनीज में से है। तो ये क्या है? अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करती है। जब आप अपने इन्वायरमेंट को स्कैन करोगे, अपने इन्वायरमेंट में देखोगे कि कस्टमर की क्या नीड है, किस चीज के जो है कौन सी नीड है जो फुलफिल नहीं हो रही है, तो जब आप इस चीज को जानोगे तभी तो आप जो इससे रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करोगे। तो ये अपॉर्चुनिटी देती है। इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। यानी कि यहां पे क्या है कि अगर आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से मॉनिटर कर रहे होगे तो आपको पता चलेगा कि किन लोगों से खतरा है, किन चीजों से खतरा है, और आपको एक सिग्नल मिल जाएगा वार्निंग का और आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो सकते हो कि उससे कैसे डील करना है। जैसे कि 2G टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहे थे तो नोकिया ने उस चीज को नहीं समझ पाया और उस कहीं ना कहीं आज नोकिया जो है वो पीछे रह गई है टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन के मामले में। इट हेल्प्स इन कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस। यानी कि अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से मॉनिटर कर रहे होगे, अपने आसपास के कंपटीटर्स को, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को, गवर्नमेंट को जो है मॉनिटर कर रहे होगे, उनको स्कैन कर रहे होगे, तो आप जो भी चेंजेस हो रहा है उसको अच्छे से आसानी से कॉप अप कर पाओगे। जैसे पहले टैक्सेस जो देने होते थे अलग तरीके से पे करने होते थे, अब जो है जीएसटी देना होता है। तो ये चेंजेस हो रहा है और इस चेंज को आप आसानी से कॉप अप कर पाए। इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। यानी कि बट ऑब्वियस बात है कि जब आप एनवायरनमेंट को मॉनिटर कर रहे होगे तो जो भी चेंजेस हो रहा है उससे रिलेटेड जो है आप प्लानिंग कर सकते हो, उससे रिलेटेड आप पॉलिसी को डेवलप कर सकते हो। तो उसमें आपको बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है। एंड फाइनली इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस। जो बिजनेस की परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करने में जो है वो हेल्प करता है। तो इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को जानना जरूरी है। आपका एनवायरनमेंट कौन सा है, यानी कि अगर कोई बिजनेस आपकी है तो उसका कौन सा एनवायरनमेंट है, कौन कौन से फैक्टर है जो नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं, कौन से फैक्टर है जो पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं, और उसको मॉनिटर करके जो है फिर आप अपनी परफॉर्मेंस पॉलिसी या प्लानिंग करके अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट होप आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की, यानी कि कौन कौन से वो फैक्टर हैं जिनसे कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन घिरा होता है। तो जो भी फैक्टर्स है ना उनको हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो इंटरनल टू द एंटरप्राइज। और वहीं पे कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि एक्सटर्नल होते हैं, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के फैक्टर्स होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल टू एंटरप्राइज। तो जो एक्सटर्नल टू एंटरप्राइज है ना उनको हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है माइक्रो एनवायरनमेंट और दूसरा है मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो यानी कि स्मॉल लेवल पे, जिसको हम कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट भी कहते हैं। वहीं पे मैक्रो या एनवायरनमेंट यानी कि लार्ज स्केल पे, जिसको हम अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप इसको स्ट्रक्चरिंग को समझिएगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल टू द एंटरप्राइज और एक्सटर्नल टू द एंटरप्राइज। तो एक्सटर्नल टू द एंटरप्राइज यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो को हम कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट भी कहते हैं, वहीं पे मैक्रो को हम अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट भी कहते हैं। क्लियर? तो अब एक एक करके सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आता है इंटरनल एनवायरनमेंट। तो इंटरनल एनवायरनमेंट यानी कि इंटरनल टू द एंटरप्राइज। तो इंटरनल एनवायरनमेंट नाम से क्लियर है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के फैक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, तो उसको हम इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। कंपोज्ड ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन अफेक्ट और कैन बी अफेक्टेड विद द चॉइसेस, एक्टिविटीज एंड डिसीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फैक्टर्स या तो अफेक्ट करेंगे
या तो अफेक्ट होंगे किसकी वजह से, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चॉइसेस, जो भी एक्टिविटीज, अभी जो भी डिसीजन मेकिंग लिए जा रहे हैं उसकी वजह से। क्लियर। तो इंटरनल इन्वायरमेंट यानी कि वो सारे फैक्टर्स, वो सारे एलिमेंट्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले आता है वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम मीन्स द एथिकल बिलीफ दैट गाइड द ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग इट्स मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई मिशन, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। तो उस मिशन को, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या बिलीफ्स है ऑर्गेनाइजेशन का, क्या एथिकल वैल्यूज है ऑर्गेनाइजेशन के, वो चीज़ वैल्यू सिस्टम आती है। जैसे कि ड्यू टू इट्स वैल्यू सिस्टम अ बिजनेस फर्म में रिफ्यूज टू प्रोड्यूस अ डिस्ट्रीब्यूट लिक्वर फॉर इट मे थिंक मोरली रॉन्ग टू प्रमोट कंजम्पशन ऑफ लिक्वर। यानी कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि क्या करते हैं, वो लिक्वर को प्रमोट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना है, उनका ये वैल्यू है कि जो है लिक्वर नुकसान करता है, इंसान को परेशान करता है, फैमिली तबाह हो जाती है लिक्वर पीने से। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, वो लिक्वर को प्रमोट नहीं करेंगे। दिस इज कॉल्ड वैल्यू सिस्टम। द वैल्यू सिस्टम ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो डिटरमाइन इट्स बिहेवियर टुवर्ड्स इट्स एम्प्लॉय, कस्टमर एंड सोसाइटी एट लार्ज। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू सिस्टम होता है वो इस चीज़ को डिसाइड करेगा कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को ट्रीट करता है, कस्टमर को ट्रीट करता है और सोसाइटी को ट्रीट करता है। अब किसी कंपनी का जो मेन मोटिव उसको खाली प्रॉफिट कमाना है, तो वो कस्टमर को हार्म करके, एम्प्लॉय को हार्म करके, वो सिर्फ जो है प्रॉफिट ही अर्न करता रहेगा। कस्टमर को क्या नुकसान हो रहा है, एम्प्लॉय को क्या नुकसान है, उससे उसको कोई मतलब नहीं होगा, वो अपना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ठीक है। तो वैल्यू सिस्टम, तो जैसे कि इन्फोसिस का एग्जाम्पल लें तो इन्फोसिस का जो वैल्यू सिस्टम, उनका स्टेटमेंट है, आवर कॉर्पोरेट कल्चर इज टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव इन एनवायरमेंट ऑफ फेयरनेस, हॉनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी एंड कर्टेसी टुवर्ड आवर कस्टमर, एम्प्लॉयज, वेंडर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज। तो ये जो है इनका वैल्यू सिस्टम है। वैल्यू सिस्टम क्या है कि इनका कॉर्पोरेट कल्चर है टू अचीव, ये क्या, अपने जो ऑब्जेक्टिव है इनका इन्फोसिस का, उसको अचीव करने के लिए ये फेयरनेस, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और कर्टेसी पे विश्वास करते हैं, और एम्प्लॉय, वेंडर और सोसाइटी को उसी तरीके से जो है ये ट्रेड भी करते हैं। तो दैट इज़ वैल्यू सिस्टम। क्लियर। वहीं पे दूसरा इंटरनल इन्वायरमेंट का फैक्टर है, दैट इज़ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर। यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसको। मीन्स कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, द एक्सटेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न एटसेट्रा। यानी कि किसी भी कंपनी में जो हायर लेवल के जो मैनेजमेंट लोग होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, कितने शेयर होल्डर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने हैं। क्योंकि ये सारे फैक्टर्स जो है ना इंटरनल होते हैं और ये अफेक्ट करते हैं भाई, डिसीजन मेकिंग होता है डिफरेंट डिफरेंट पहलू को लेकर, प्रोडक्शन, एचआर या मार्केटिंग को लेकर डिसीजन मेकिंग होता है। तो डिसीजन मेकिंग कौन करता है, ऊपर जो हाई लेवल के मैनेजमेंट होते हैं। अगर वो स्ट्रक्चरिंग सही होगा तो डिसीजन मेकिंग आसान होगा, वरना डिसीजन मेकिंग क्या होगा, जो है पुअर होगा, डिसीजन मेकिंग स्लो होगा, और इससे क्या होगा, तो इससे जो है जो कंपनी की वर्किंग है वो स्लो हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। तो डिलेज इन डिसीजन मेकिंग कैन कॉस्ट अ गुड डील टू अ बिजनेस फर्म। अब सपोज करिए कि आपके पास जो है कहीं पे टेंडर आता है, तो टेंडर आने में जो है हर जगह पे टेंडर को जो अप्रूव करता है कौन करेगा, कंपनी के जो है डिपार्टमेंट होते हैं, यानी कि हायर मैनेजमेंट लेवल के जो होते हैं। अगर उनका डिसीजन मेकिंग स्लो चलेगा तो कोई और कंपनी वो टेंडर लेके चली जाएगी और आपको आपकी कंपनी को टेंडर नहीं मिलेगा। तो ये क्या किया, इसने जो है बिजनेस को अफेक्ट डाला है। इसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स, दैट्स एम्प्लॉय। यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो उन एम्प्लॉय की क्वालिटी क्या है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये फैक्टर अफेक्ट करता है। अगर आप पुअर क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय को रखे हुए हैं तो आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए आज के टाइम पे क्या देखते होंगे आप कि जो कंपनीज होती हैं, अच्छी कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, वो टॉप कॉलेज से, टॉप इंस्टीट्यूशन से जो है लोगों को कैंपस ड्राइव करके जो है वो रिक्रूट कर लेती हैं अपने यहाँ पे टॉपर्स को, आईआईटी से, आईआईएम से, या फिर जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से, वहाँ से जो है टॉपर्स को अपने यहाँ पे रिक्रूट कर लेते हैं डायरेक्टली। तो ये क्या है, ये क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को जो है अचीव कर रहे हैं। 50 लाख के पैकेज में, 1 करोड़ के पैकेज में जो हायर कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अच्छा रिसोर्स होगा, अच्छा एम्प्लॉय होगा, तो उनका बिजनेस भी जो है ग्रो करेगा। द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑन द स्किल्स, कैपेबिलिटीज, एटीट्यूड एंड कमिटमेंट ऑफ इट्स एम्प्लॉय। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगर सक्सेस को होना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसका जो है एम्प्लॉय का स्किलफुल होना, कैपेबिलिटीज़ होना एम्प्लॉय के अंदर, उसका एटीट्यूड और उसका कमिटमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ये जो है एक प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जो है आता है।
नेक्स्ट जो इंटरनल इन्वायरमेंट का फैक्टर दैट इज कंपनी इमेज एंड ब्रांड वैल्यू। किसी भी कंपनी का इमेज ये भी इंटरनल फैक्टर है और कंपनी कैसे अपने इमेज को बढ़ाती है ये डिपेंड करता है। किसी कंपनी का इमेज अगर खराब है ना तो लोग कस्टमर जो है उसके लिए वैल्यूज़ नहीं करेंगे और अगर वो महंगा प्रोडक्ट दे रहा होगा तो उसको परचेज भी नहीं करेंगे। तो कंपनी का इमेज, उसकी ब्रांड की वैल्यू क्या है, ये भी इंटरनल है और ये फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है आपके बिजनेस को। एन इमेज दैट पीपल होल्ड इन देयर माइंड अबाउट द कंपनी, इट्स प्रोडक्ट एंड इट्स सर्विसेज। तो किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट के लिए, उसकी सर्विसेज के लिए क्या इमेज है कस्टमर के माइंड में। क्लियर। जैसे चाइना के लिए, तो चाइना की जो भी कंपनियां जाए हम मानते हैं कि वो जो है वहाँ के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स क्या होते हैं, पुअर क्वालिटी के होते हैं। व्हेन अ कंपनी हैज़ अ गुड कॉर्पोरेट इमेज इट मीन्स दैट द कंज्यूमर इज गिविंग वैल्यू टू इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो किसी कंपनी का अगर जो है इमेज अच्छा है, कॉर्पोरेट इमेज अच्छा है, तो इसका मतलब कि कंज्यूमर जो है उसको वैल्यू दे रहे हैं, उसके प्रोडक्ट, उसके सर्विस को वैल्यू दे रहे हैं। जैसे एप्पल, अब एप्पल क्या है, एप्पल का प्रोडक्ट अच्छा है, एप्पल का एक अपना कॉर्पोरेट इमेज है, कंपनी इमेज है। तो क्यों? क्योंकि कस्टमर्स के प्रोडक्ट को वैल्यू देते हैं। कंज्यूमर विल आल्सो बी विलिंग टू पे मोर फॉर व्हाट यू ऑफर। अब एप्पल क्या है, एप्पल बहुत कॉस्टली जो है मोबाइल फ़ोन्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, सेल करता है, तो उसको जो है महंगा है लेकिन फिर भी जो है कस्टमर उस प्रोडक्ट को ज़्यादा ज़्यादा प्राइस देने के लिए तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि एप्पल जो है एक अच्छे ब्रांड है, अच्छी कंपनी है और जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी। तो इसी वजह से वो क्या है, उसके लिए हायर पैसे चार्ज करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। तो ये कंपनी का इमेज, ब्रांड वैल्यू जो है इम्पैक्ट डालता है किस पे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पे। नेक्स्ट है फिजिकल एसेट्स एंड फैसिलिटीज़, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से फिजिकल एसेट्स और फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, इन पर भी जो है कंपनी का, बिजनेस का जो फंक्शन है, बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करता है। अब आपके पास मशीनरी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो है अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या आप कुछ परफॉर्म कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपके पास बिल्डिंग अवेलेबल नहीं है या फिर प्लांट के लिए जो है प्लेस अवेलेबल नहीं है, तो आप जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो फिजिकल एसेट्स और फैसिलिटीज़ भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। टेंजिबल assets that can be seen, touched and held with a very identifiable physical existence। तो फिजिकल एसेट्स का मतलब टेंजिबल एसेट्स हो गए, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। फिजिकल एसेट्स इंक्लूड लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, टूल्स, इक्विपमेंट, व्हीकल, गोल्ड, सिल्वर और एनी अदर फॉर्म ऑफ मटेरियल इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो फिजिकल एसेट्स में सारी चीज़ें आ गई, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी चीज़ें, टेंजिबल चीज़ें होती हैं ना, जिसको आप छू सकते हो, वो ज़मीन हो गया, वो मशीनरी हो गया, वो बिल्डिंग हो गया, वो टूल्स हो गया, वो इक्विपमेंट हो गया, आपके यहाँ पे कंप्यूटर्स हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकते हैं, बुक्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें फिजिकल एसेट्स हैं और ये जो है आपको कहीं ना कहीं बिजनेस को रन करने में हेल्प करती हैं। अगर इसमें आप जो है कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो आपका बिजनेस जो है पुअर हो जाएगा। अब नई टेक्नोलॉजी की कोई नई मशीनरी आ गई है वाटर पैकेजिंग प्लांट के लिए, सपोज करिए अपना वाटर पैकेजिंग प्लांट ओपन कर रखा है, यहाँ पे वाटर पैक करते हो, नई टेक्नोलॉजी आ गई, अगर वो परचेज नहीं करोगे तो आप ही का जो है बिजनेस क्या चलेगा, स्लो चलेगा। क्लियर। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये भी क्या है, ये इंटरनल फैक्टर है। हर ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है डिपार्टमेंट ओपन करके रखती है। उनका काम ही होता है कि वो नए नए चीज़ें रिसर्च करके जो है डेवलपमेंट करते हैं, क्योंकि अगर आपको आज के टाइम पे कॉम्पीट करना है अपने कॉम्पिटिटर से तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा जरूरी होता है। व्हेन बिजनेस गैदर नॉलेज टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट और डिस्कवर न्यू वेज टू इंप्रूव देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट वहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ती है। लार्जर कंपनीज में हैव देयर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम दैट विल टेस्ट एंड रिफाइन प्रोडक्ट और प्रोसेस बिफोर कॉमर्शियल यूज। तो जो लार्जर कंपनीज होती हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं, उनका खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है और वो सभी प्रोडक्ट को जो है पब्लिक को के लिए लॉन्च करने से पहले खुद ही टेस्ट करती हैं, खुद जो है रिफाइन करती हैं उसको और नए नए प्रोडक्ट को डेवलप करती हैं और जो उनके पास प्रोडक्ट होता है उसमें भी कुछ ना कुछ चेंज करके, उसमें चेंजेस लाके आपके सामने जो है प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं। जैसे कि आप व्हीकल्स में देख लीजिए, तो आए दिन नए नए मॉडल्स जो है वो डेवलप होते हैं और नए नए मॉडल्स आपको जो है मिलते रहते हैं। तो दैट इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंटेंजिबल्स, अब ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीज़ें टेंजिबल नहीं होती, कुछ चीज़ें क्या हैं, इंटेंजिबल्स हैं। तो वो इंटेंजिबल्स क्या हैं, वो भी अफेक्ट करती हैं कंपनी के डिसीजन पे, बट कैन नॉट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी कि इनटेंजिबल्स ऐसे फैक्टर हैं जो कि कंपनी के डिसीजन को अफेक्ट करेंगे लेकिन उनको आप मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हो। जैसे एनवायरमेंट इफेक्ट हो गया, एम्प्लॉय का मोरल हो गया, मोटिवेशन हो गया, लीडरशिप हो गया, गुडविल हो गया कंपनी का, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं, ये भी क्या है, इंटेंजिबल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये इंटेंजिबल्स हैं और ये कहीं ना कहीं कंपनी के डिसीजन मेकिंग को, उनकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। क्लियर। और इसी में आता है इंटरनल
इंटरनल इन्वायरमेंट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम यहाँ पे कॉम्पिटिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। फैक्टर्स दैट अलाउ अ कंपनी टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज बेटर और मोर चीपली देन इट्स राइवल। यानी कि जो कंपनी का राइवल है, जैसे कि पेप्सी और कोका कोला दोनों कंपनी के राइवल हैं, तो कौन जो है ज़्यादा अच्छे से कंपनी का जो है गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, उसको प्रोवाइड कर रहा है और चीपली प्रोवाइड कर रहा है, तो वहाँ पे कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कंपनी क्या सस्ते में प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पा रही है और भी अच्छी क्वालिटी का। सस्ते का मतलब यानी कि क्वालिटी बेकार कर दी, का अच्छी क्वालिटी का सर्विस कम प्राइस में अगर आप कस्टमर को प्रोवाइड कर ले जा रहे हैं तो आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। कॉस्ट बेस्ड एडवांटेज, यहाँ कि यहाँ पे कहने का मतलब क्या हो गया कि आप कम कॉस्ट में जो है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करो। जब कम कॉस्ट में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे तो उसकी प्राइस भी क्या होगी, कम होगी। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी कि आप मार्केट में उसको पहले किसी ने नहीं बना, आपने सबसे पहले जो है उस टाइप का प्रोडक्ट या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का फायदा है। टाइम बेस्ड एडवांटेज, यानी कि कम टाइम में आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर ले रहे हो, टाइम बेस्ड। या फिर टेक्नोलॉजी बेस्ड, आपने कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी जो है डेवलप कर ली जो सिर्फ आपके पास है और उसका यूज़ करके जो है आप प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हो, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सकता है। तो ये भी क्या है, इंटरनल, यानी कि कॉम्पिटिशन आपके अंदर है ना, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप कितना रिसर्च कर रहे हो, कितना डेवलप कर रहे हो, उसके बेसिस पे आपके अंदर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलेगा, यानी कि आप आसानी से कॉम्पिटिशन को फेस कर पाओगे। तो ये क्या है, ये भी इंटरनल एनवायरनमेंट का ही एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है बिजनेस की परफॉर्मेंस को। क्या आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या नहीं है, आपके पास कॉस्ट बेस्ड एडवांटेज या फर्स्ट मूवर एडवांटेज या टाइम बेस्ड या टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई एडवांटेज है कि नहीं है, यानी कि आप जो है कॉम्पिटिशन को फेस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। दैट इज इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक माइक्रो और एक मैक्रो। तो पहले हम माइक्रो देखेंगे। तो माइक्रो एनवायरनमेंट, माइक्रो में छोटा, यानी कि ये क्या है, ये कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट होता है। एक्सटर्नल होता है लेकिन कंट्रोलेबल होता है कुछ हद तक। द फैक्टर और एलिमेंट इन अ फर्म्स इमीडिएट एनवायरनमेंट व्हिच अफेक्ट्स इट्स परफॉर्मेंस एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये जो माइक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स होते हैं, फिर एलिमेंट्स होते हैं, ये इमीडिएट एनवायरनमेंट में होते हैं कंपनी के। जैसे सप्लायर, अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एलिमेंट नहीं है, लेकिन सप्लायर क्या है, सप्लायर से ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा होता है। क्यों? क्योंकि सप्लायर जो ऑर्गेनाइजेशन को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा होता है या फिर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। तो सप्लायर ये क्या है, ये माइक्रो एनवायरनमेंट में आ जाता है। इसी तरीके से मार्केटिंग इंटरमीडिएट जैसे रीसेलर्स जो होते हैं, जो रिटेलर, होलसेलर, जॉबर्स हो गए, ये क्या है, ये भी क्या है, कंपनी से जुड़े होते हैं। कंपनी के अंदर के लोग नहीं होते हैं लेकिन कंपनी से जुड़े होते हैं, इसलिए इनको माइक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, कस्टमर्स हो गए, पब्लिक्स हो गए, ये सब क्या है, कंपनी से जुड़े होते हैं, ये माइक्रो एनवायरनमेंट में आते हैं। क्लियर? सप्लायर कौन हो गया? सप्लायर ए पर्सन, बिजनेस और एंटिटी दैट प्रोवाइड प्रोडक्ट्स यानी रॉ मटेरियल और सर्विसेज टू अनदर एंटिटी। तो सप्लायर क्या करता है, ये जो है रॉ मटेरियल या फिर कोई बिजनेस या फिर कोई सर्विसेज या फिर कोई प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है, तो वो सप्लायर कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट है मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स, जैसा कि मैंने बताया रिटेलर, होलसेलर, जॉबर्स। तो इंडिपेंडेंट फर्म्स व्हिच असिस्ट इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू एंड यूजर। मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स कौन होते हैं भाई? रिटेलर, होलसेलर क्या करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन जो मैन्युफैक्चर होता है उससे प्रोडक्ट परचेज करते हैं और कस्टमर तक डिलीवर करते हैं। तो होलसेलर है वो जो मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट परचेज करेगा और फिर होलसेलर जो है वो रिटेलर को देगा, रिटेलर जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड करता है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो है ये सारे काम आते हैं। तो ये भी फैक्टर्स हैं। अगर आपके पास होलसेलर और रिटेलर्स नहीं है तो आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंच पाएगा या फिर इजिली नहीं पहुंच पाएगा। आप कहां तक जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपना जो खुद का प्लांट को ओपन करके कस्टमर को सेल कर सकते हो, वहां पे आपको होलसेलर और रिटेलर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये जो है फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है। दे इंक्लूड एजेंट्स, होलसेलर, रिटेलर्स, मार्केटिंग सर्विस एजेंसीज, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स में जो डिलीवरी पर्सन हो गए, जो गाड़ियां जो डिलीवर करते हैं ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, आपको पैसे उधार लेने हैं, लोन लेना है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए। तो ये सारे लोग भी जो है मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स में आते हैं। इनको हम मिडिलमैन या फिर रिसेलर्स भी कहते हैं। क्लियर? वहीं पे तीसरा क्या है माइक्रो एनवायरनमेंट में, दैट इज कस्टमर्स या फिर कंज्यूमर हम जिनको कहते हैं। तो कस्टमर, कंज्यूमर कौन हो गए? वो पर्सन जिसके लिए एक्चुअली में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है बना हुआ है, जिसके लिए एक्चुअली में बिजनेस जो है सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है। ए पर्सन हु बाइज और कंज्यूम गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम ए शॉप और बिजनेस। तो कोई भी पर्सन जो कंपनी का, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का जो है प्रोडक्ट परचेज करती है फिर कंज्यूम करती है, उसको हम कस्टमर या कंज्यूमर कहते हैं। और बट ऑब्वियस बात है कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई। अगर कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेज ही नहीं करेगा तो आपका बिजनेस चलाना बेकार हो जाएगा, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। क्लियर? तो कस्टमर जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट है मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट यानी कि जनरल एनवायरनमेंट या जो है हम रिमोट एनवायरनमेंट भी कहते हैं। ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो कि सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, सबके लिए कॉमन होता है। क्लियर?
तो मैक्रो एनवायरनमेंट रिफर्स टू द जनरल एनवायरनमेंट दैट ऑरिजिनेट्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड अफेक्ट द बिजनेस ऑपरेशंस इनडायरेक्टली। तो ये क्या करता है, ये इनडायरेक्टली जो है बिजनेस ऑपरेशंस को अफेक्ट करता है और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होता है ये। द बिजनेसमैन हैज नो कंट्रोल ओवर दीज फोर्सेज, और जो बिजनेसमैन होते हैं इस फैक्टर्स के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं होता है। देखिए माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है, कुछ हद तक उस पर कंट्रोल है, भाई सप्लायर को आपने ज़्यादा पैसा दे दिया, आपने काम करवा लिया, होलसेल रिटेलर को ज़्यादा पैसा दे दिया, ज़्यादा एडवांटेज दे दिया, आपने काम करा लिया, कस्टमर्स को जो है ऑफर्स दे दिए तो कस्टमर आपके पास चले आए, तो वहाँ तक कुछ हद तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है तो पूरा कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन मैक्रो एनवायरनमेंट जो होता है ना उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि ये आउटसाइड है और आपका जो है इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये जो मैक्रो एनवायरनमेंट होते हैं इनको आप जो है शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, पेस्टेड इंक। पेस्टेड इंक यानी कि पी से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिकल, एस से सोशल एंड कल्चरल, टी से टेक्नोलॉजिकल, डी से डेमोग्राफिकल, आई से इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, एन से नेचुरल एनवायरनमेंट और सी से कॉम्पिटिटर। तो इस तरीके से आप जो है इसको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले है डेमोग्राफिकल एनवायरनमेंट, हम डिस्कस कर लें। तो देखिए डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट मतलब कि पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जिस भी कंट्री में आप जो अपना बिजनेस परफॉर्म या जिस एरिया में आप अपना बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं वहां की जो पॉपुलेशन है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनकी एज, उनका जेंडर, उनका इनकम, उनका एजुकेशन, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, ये फैक्टर्स हैं और जो अफेक्ट करते हैं भाई उनका। अगर सपोज करें कि वो जो है इनकी इनकम कम है, तो इनकम कम है तो आपका प्रोडक्ट नहीं परचेज कर सकते अगर आपका प्रोडक्ट जो है प्रीमियम प्रोडक्ट है, क्लियर। तो इनकम जो है अफेक्ट करता है। अब जो है इनकम कम है तो आपको मजबूरन जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को 2-2 रुपए 5-5 रुपए के पाउच में भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा, वरना बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि छोटे पैकेट में आते हैं, उनको जो है लार्ज पैकेट में ही परचेज करना पड़ता है। अब एप्पल फोन हो गया, तो जहां पे इनकम कम है जिस कंट्री में, क्या वहां पे आप अपना एप्पल फोन जाके अपना प्रोडक्ट बेच पाएगी, नहीं बेच पाएगी। तो ये फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन दैट कैन बी यूज्ड टू इन्फ्लुएंस द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस और कॉमर्शियल वेंचर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक फैक्टर्स फॉर बिजनेस इंक्लूड एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन लेवल एंड ऑक्यूपेशन। यानी कि आपके जहां पे भी आप अपना बिजनेस परफॉर्म कर रहे हो वहां के पॉपुलेशन की एज क्या है, भाई चिल्ड्रंस हैं या फिर किड्स हैं या फिर यंगर्स हैं या स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है या फिर ऑक्यूपेशन हैं या फिर ओल्ड एज के हैं, उनका इनकम क्या है, एजुकेशन लेवल यूजी, पीजी, इंटर, 10th पास, या फिर ऑक्यूपेशन उनका क्या है, यानी कि वो प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं या फिर जो है लेबर हैं, क्लियर। तो आपको जो है ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, ये इनडायरेक्टली जो है वो अफेक्ट करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। नेचुरल एनवायरनमेंट मीन्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑकरिंग नेचुरली, यानी कि ऐसी चीजें जो हमारे एनवायरनमेंट में नेचुरली ऑकर करती है जो कि मैन मेड नहीं होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट ही कहते हैं। ओके, जैसे कि लैंड, लेबर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल। लैंड, वाटर, प्लांट, एनिमल, ये सब क्या है, नेचुरली है, ये नेचर द्वारा एग्जिस्ट करती हैं एनवायरनमेंट में, ठीक। और ये इनका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बिजनेस एनवायरनमेंट पे पड़ता है। बिजनेस में क्या है, ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट में जो चीजें होती है दैट आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ मेनी इनपुट सच एज रॉ मटेरियल, एनर्जी एटसेट्रा दैट फर्म्स यूज इन देयर प्रोडक्टिव एक्टिविटी। यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं उन चीज़ों का यूज़ करके फर्म्स जो है कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं, कुछ गुड्स सर्विसेज डेवलप करती हैं, ठीक। नेचुरल एनवायरनमेंट से ही हमें रॉ मटेरियल, एनर्जी मिलता है, तो इनका यूज़ करके बिजनेस क्या करती हैं, कुछ नए गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं। इंक्लूड्स जियोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो जियोग्राफिकल और इकोलॉजिकल फैक्टर को इंक्लूड करता है, जैसे कि मिनरल्स हो गए, ऑयल्स हो गए, वाटर, फॉरेस्ट, वेदर, क्लाइमेट कंडीशन, ये सब क्या है, नेचुरल होते हैं। और इन्हीं का यूज करके बिजनेस एनवायरनमेंट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, कुछ सर्विस डेवलप करती है। तो इसलिए नेचुरल एनवायरनमेंट का भी इम्पैक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट में पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सपोज करिए कि शुगर फैक्ट्री आपको ओपन करनी है, तो आप ओपन कहाँ करेंगे, ऑब्वियस सी बात है वहां पे ओपन करेंगे, उस लोकेशन में ओपन करेंगे जहां पे शुगर केन की खेती हो, यानी गन्ने की खेती होती है, वहीं पे आप चीनी मिल सेटअप करेंगे। तो शुगर फैक्ट्री आर सेटअप्ड वेयर शुगर कैन बी ग्रोन, दैट डिपेंड्स ऑन नेचुरल एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट भी डिपेंड करेगा कि कहाँ पे गन्ने की खेती होगी, वहीं पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें। तो इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट में बिजनेस पे नेचुरल एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट एनवायरनमेंट है दैट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फोर्सेस रिलेटिंग टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशन। तो ये कौन कौन से साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स और इनोवेशंस को इंक्लूड करता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ऑब्वियस सी बात है कि विच प्रोवाइड न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड न्यू मेथड एंड टेक्नोलॉजीज ऑफ ऑपरेटिंग ए बिजनेस। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में कि ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है डेवलप की जा रही है, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं, इनोवेशंस हो रहे हैं, तो इनका यूज करके हम नए तरीके से जो फर्म है वो नए तरीके से गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस कर सकती है, नए मेथड और टेक्नोलॉजी का यूज करके वो बिजनेस को ऑपरेट कर सकती हैं। तो फॉर एग्जांपल
2G टू 4G, पहले हम 2G यूज़ करते थे, फिर 3G आया, फिर 4G आया। इसी तरीके से पहले हम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखते थे, आज हम एलईडी टीवी देखते हैं। प्रिंट मीडिया से डिजिटल मीडिया, ये सब कैसे हुआ है? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से हुआ है। कि फीचर्स क्या है, इम्पैक्ट क्या है टेक्नोलॉजी का बिजनेस एनवायरनमेंट पे। तो पहले हम देखेंगे फीचर्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ ए बिजनेस एनवायरनमेंट। तो क्या है फीचर्स किसी भी टेक्नोलॉजी का? तो सबसे पहली चीज़ डायनेमिक, ऑब्वियस सी बात है कि डायनेमिक हो, यानी कि कीप चेंजिंग, ये ओवर एक टाइम पीरियड पे ये चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ इसमें इनोवेशन, अपग्रेडेशन, चेंजेस होते रहते हैं। तो जो भी टेक्नोलॉजी है वो डायनेमिक होता है, चेंज होता रहता है टाइम के साथ। यूजेस टूल्स मटेरियल सिस्टम, ऑब्वियस बात है टेक्नोलॉजी है तो वो टूल्स मटेरियल और सिस्टम का यूज करता है। टेक्नोलॉजीज ह्यूमन नॉलेज, जो ह्यूमन नॉलेज है उसी को तो हमने इम्पार्ट किया टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी किसने डेवलप की? ह्यूमन ने की। तो ह्यूमन की नॉलेज का ही सेकंड जो रूप होता है वो होता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज ह्यूमन नॉलेज। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन ए बिजनेस इन्वायरमेंट, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस इन्वायरमेंट पे टेक्नोलॉजी का? तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहली चीज इम्पैक्ट ऑन एचआर, जो ये ह्यूमन रिसोर्स को रिप्लेस करता है, रिप्लेसिंग मेनी जॉब्स डन बाय ह्यूमन। बहुत सारे ऐसे जॉब्स होते हैं जिसको जल्दी परफॉर्म करना होता है और ह्यूमन उसको जल्दी परफॉर्म नहीं कर पाता, तो उसको रिप्लेस करता है, यानी कि उसको मशीन जो है टेक्नोलॉजी वो तुरंत कर देती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पुराने जॉब्स खत्म हो गए तो लोगों की जॉब चले जाएंगे, नहीं। टेक्नोलॉजी के आने से बहुत सारे नए जॉब्स भी क्रिएट होते हैं, जनरेट होते हैं। तो इम्पैक्ट ऑन एचआर। फिर है इम्पैक्ट ऑन कस्टमर रीच, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कस्टमर्स तक रीच कर सकते हैं। एक गांव के, विलेज के, रूरल एरिया के कस्टमर्स तक भी आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं यूजिंग सोशल मीडिया, फेसबुक, ऑनलाइन मीडियम्स का यूज़ करके आप कस्टमर की रीच तक हो सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। इम्पैक्ट ऑन ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑब्वियसली बात है ऑपरेटिंग कॉस्ट भी जो है आपकी कम पड़ती है। अब क्या है, डिलीवर करना है, ऑनलाइन डिलीवरी हो गई है, ऑर्डर करना है ऑनलाइन, आपको जो है रिटेल शॉप ही ओपन नहीं करने की जरूरत है, आप ऑनलाइन कहीं भी बैठे कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, कहीं से भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ मीटिंग करनी है अपने रिटेलर से, सप्लायर से, होलसेलर से, तो आप ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टाइम कॉस्ट सब बच सकता है। फिर इम्पैक्ट ऑन सिक्योरिटी, आपकी सिक्योरिटी को भी टेक्नोलॉजी हेल्प करता है। सीसीटीवी हो गए, अदर बहुत सारे टेक्नोलॉजी है जिनका यूज़ करके आप सिक्योरिटी अपने ऑर्गेनाइजेशन का, अपने चीज़ों का सिक्योर कर सकते हैं। तो ये इम्पैक्ट है टेक्नोलॉजी का बिजनेस एनवायरनमेंट में। तो सोशल एंड कल्चर एनवायरनमेंट, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सोसाइटी क्या होती है और कल्चर क्या होता है। तो सोसाइटी क्या होती है? तो ह्यूमन बीइंग लिविंग टुगेदर इन एन एरिया, उसको हम क्या कहते हैं? सोसाइटी। यानी कि किसी भी एरिया में जहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन बीइंग एक साथ रहते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? सोसाइटी कहते हैं। एनवायरनमेंट और कम्युनिटी सराउंड बाई इंडिविजुअल, कोई भी एनवायरनमेंट, कोई भी कम्युनिटी जो कि इंडिविजुअल द्वारा सराउंडेड होती है उसी को हम क्या कहते हैं? सोसाइटी। द टर्म कम्स फ्रॉम द लैटिन आइडिया ऑफ सोसाइटास, यानी कि जो सोसाइटी वर्ड आया है वो लैटिन वर्ड से आया, सोसाइटास, मीनिंग कनेक्शन बिटवीन फ्रेंड एंड एलाइज, यानी कि आपके साथ जो फैमिली, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ जो आपका कनेक्शन है, एलाइज के साथ जो कनेक्शन है, उसी को हम क्या कहते हैं? सोसाइटी कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप देखते हैं विलेज एक सोसाइटी हो गई, स्मॉल टाउन सोसाइटी हो गई, बिग सिटीज वो भी क्या एक सोसाइटीज है। तो ह्यूमन बीइंग लिविंग टुगेदर इन एन एनवायरनमेंट, कम्युनिटी और एरिया आर कॉल्ड इज नोन एज सोसाइटी। ठीक। देन है कल्चर। तो कल्चर क्या कहता है? तो कल्चर रिफर्स टू पॉपुलेशंस बिहेवियर, वैल्यूज, प्रैक्टिस, बिलीफ, रिलीजन, यानी कि जो सोसाइटी में लोग रहते हैं उनके जो वैल्यूज होते हैं, उनकी जो प्रैक्टिस होती है, उनके जो बिलीफ्स, रिलीजन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कल्चर कहते हैं। कल्चर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नॉलेज ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि कल्चर क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कल्चर किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल की, उनकी नॉलेज होती है ग्रुप ऑफ पीपल की, इनकम्पेंसिंग लैंग्वेज, रिलीजन, क्यूजिन, सोशल हैबिट, म्यूजिक एंड आर्ट्स। तो लैंग्वेज, उनकी भाषा, हर सोसाइटी की अपनी अपनी भाषा होती है, हर कल्चर की अपनी अलग लैंग्वेज होती है, अलग रिलीजन होता है, अलग खाना बनाने का ढंग होता है, क्यूजिन, सोशल हैबिट्स अलग होती है, म्यूजिक एंड आर्ट्स जो है उनका टेस्ट जो है, प्रेफरेंस अलग होता है। आप कहीं भी देख लीजिए, इंडियन कल्चर देख लीजिए, वेस्टर्न कल्चर देख लीजिए, सब में अलग अलग आपको भिन्नता मिलेगी। तो कल्चर क्या रिफर करता है? उनकी लैंग्वेज, उनकी रिलीजन, क्यूजिन, सोशल हैबिट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, इन सबको रिफर करता है। उनकी बिहेवियर, किसी भी सोसाइटी में रहने वाले पॉपुलेशंस की बिहेवियर को, वैल्यूज को, प्रैक्टिस को, बिलीफ, रिलीजन को वो रिफर करता है। तो वो क्या है? कल्चर है। एग्जाम्पल इंडियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर। तो होप कि आपको समझ में आएगा कि सोसाइटी और कल्चर में क्या डिफरेंस है। सोसाइटी यानी कि किसी भी एरिया में, किसी भी इन्वायरमेंट में जहाँ बहुत सारे लोग आपस में रहते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स रहती है, उसको हम सोसाइटी कहते हैं। और उनका जो बिहेवियर होता है, उनकी जो वैल्यूज, प्रैक्टिसेस, बिलीफ्स और रिलीजन होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? कल्चर कहते हैं। ठीक। अब आता है सोशल एनवायरनमेंट। तो सोशल एनवायरनमेंट क्या होगा? तो ऑब्वियसली बात है, द सोशल एनवायरनमेंट ऑफ ए बिजनेस कंसिस्ट ऑफ ऑल दैट ए सोसाइटी बिलीव्स, इट्स कस्टम, इट्स प्रैक्टिस एंड द वे इट बिलीव्स, यानी कि जो सोसाइटी है वो जो बिहेवियर शो करती है, उनके जो बिलीव्स, उनके जो कस्टम्स है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सोशल एनवायरनमेंट कहते हैं। एवरी सोसाइटी कंस्ट्रक्ट्स इट्स ऑन सोशल एनवायरनमेंट, हर सोसाइटी जो है अपना सोशल एनवायरनमेंट खुद कंस्ट्रक्ट करती है। सम ऑफ द कस्टम्स, बिलीव, प्रैक्टिस एंड बिहेवियर आर सिमिलर अक्रॉस कल्चर एंड सम आर नॉट। तो कुछ कल्चर्स, कुछ बिलीव्स, कुछ प्रैक्टिसेस जो है सेम होती हैं डिफरेंट कल्चर्स में, वहीं पे लेकिन कुछ सेम
नहीं होती। जैसे कि आप इंडिया से नेपाल चले गए तो आप देखेंगे कि क्या होगा कि यहाँ के कल्चर वहाँ के कल्चर में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी मिलेगी, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे कल्चर जो है सिमिलर हों। इसी तरीके से इंडिया के अंदर ही देख लीजिए, तो आप ईस्ट से साउथ जाते हैं, साउथ से वेस्ट जाते हैं, तो आपको बहुत सारी सिमिलरिटीज भी मिलेंगे, बहुत सारे डिफरेंस भी मिलेंगे। तो सोशल इन्वायरमेंट क्या है, कंस्ट्रक्ट करता है सोसाइटी खुद। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन ट्रेवलिंग टू नेपाल विल फाइंड मेनी सिमिलर प्रैक्टिसेस बट नॉट सो मच इफ ट्रेवलिंग टू चाइना। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग सोशल इन्वायरमेंट होता है। क्या कंटेंट है सोशल इन्वायरमेंट का, तो जो रेफरेंस ग्रुप होता है वो सोसाइटी क्रिएट करता है। फैमिली, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन यानी कि आपके माँ बाप, फैमिली ऑफ प्रोग्रेशन यानी कि आपके स्पाउस, आपके बच्चे, ये सब फैमिली में आते हैं। रोल एंड स्टेटस क्या है आपका, ठीक। तो ये सारी चीज़ें सोशल इन्वायरमेंट बातें। अब हम देखेंगे कल्चरल इन्वायरमेंट। तो कल्चरल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो कल्चरल इन्वायरमेंट जो कि आपने देखा कि बिलीफ, प्रैक्टिसेस, कस्टम, बिहेवियर, रिलीजन, लैंग्वेज, क्यूजिन, म्यूजिक एंड आर्ट्स, ये सारी चीज़ें क्या है, किसी भी जो पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल की होती है, सर्टेन पॉपुलेशन की होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, कल्चर कहते हैं। तो कल्चर इन्वायरमेंट शेप्स द वे दैट एवरी पर्सन डेवलप शेप देयर पर्सनैलिटीज। तो कल्चर इन्वायरमेंट की वजह से ही किसी भी पर्सन की जो डेवलपमेंट होती है, उनकी पर्सनैलिटी जो डेवलप होती है वो कल्चर की वजह से होती है। तो क्या कल्चर इन्वायरमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको हम कल्चर इन्वायरमेंट रखते हैं और जिसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो लैंग्वेज, सब कल्चर के वो कल्चर वाइज लैंग्वेज अलग अलग होती है। क्यूजिन्स यानी कि कैसे आप खाना बनाते हैं, कैसे आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस है। वैल्यूज़ क्या हैं आपके, नॉर्म्स क्या हैं, रिचुअल एंड सिंबल्स क्या हैं आपके कल्चर की, नेशनलिटीज़ क्या है, रिलीजन्स क्या हैं, रेशियल ग्रुप्स क्या हैं एंड जियोग्राफिकल रीजन्स। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, कल्चर इन्वायरमेंट में आती है। हर कल्चर का अपना अपना लैंग्वेज है, हर अपने अपना खाना बनाने का, खाने पीने का ढंग है, वैल्यूज़ अलग होती हैं, कल्चर नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन सब अलग अलग होती हैं, रिचुअल्स, सिंबल्स जो हैं अलग अलग होते हैं, नेशनलिटीज़ अलग हैं, रिलीजन्स अलग अलग होती हैं, धर्म, जो रेशियल ग्रुप यानी कि काले हैं, गोरे हैं, वो सब अलग होता है, जियोग्राफिकल रीजन्स भी अपना अलग है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, कल्चर इन्वायरमेंट में आती है। और ये फैक्टर्स कहीं ना कहीं बिजनेस को, किसी भी बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं, अफेक्ट करती हैं, ठीक। तो अब हम देखेंगे टॉपिक की इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन कल्चर ऑन बिजनेस, यानी कि फॉरेन कल्चर है किसी के लिए, किसी बिजनेस के लिए फॉरेन कल्चर है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सपोज करें कि कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस है, वो इंडिया में रन करिए, तो उसका जो फॉरेन की जो कल्चर है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि डिफरेंट परचेज बिहेवियर, जो परचेज बिहेवियर इंडियन कस्टमर्स की है, जरूरी नहीं है कि वो फॉरेन कस्टमर्स की होगी। तो परचेज बिहेवियर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो कंपनीज है, बिजनेस है, उनको अपना एक्शन प्लान करना होगा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप करनी होगी। प्रॉब्लम इन बिजनेस कम्युनिकेशन, ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि हमने अभी पीछे देखा कि लैंग्वेज क्या है, सभी सोसाइटीज़ की, सभी कल्चर के अकॉर्डिंग डिफर करती है। जो इंडिया में जो लैंग्वेज है, जो नहीं कि वो फॉरेन में लैंग्वेज हो, तो बिजनेस कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए बिजनेस को अलग अलग अपना कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी भी डेवलप करना होगा, इंडियन के लिए अलग, फॉरेन कंट्री के लिए अलग। प्रॉब्लम इन प्रोडक्ट ऑफरिंग, ऑब्वियस सी बात है कि जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो भी डिफर करती है। जो इंडियंस की जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है और जो फॉरेनर्स की टेस्ट प्रेफरेंस है, उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस है। तो प्रोडक्ट ऑफरिंग में भी प्रॉब्लम आती है। आप सेम प्रोडक्ट हर जगह नहीं ऑफर कर सकते हैं। चेंज्ड बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन को भी आपको चेंज करना होगा एज पर सोशल इन्वायरमेंट। चेंज प्रमोशन टेक्निक, ऑब्वियस सी बात है, जब परचेज बिहेवियर चेंज होगा, लैंग्वेज चेंज होगी, सोसाइटी कल्चर सब डिफरेंस होंगे इसमें, तो आपका प्रमोशन टेक्निक भी उसके अकॉर्डिंग डिफर करेगा। चेंज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी सोसाइटी के अकॉर्डिंग डिफर करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं फॉरेन कल्चर का बिजनेस पे। यानी कि कोई बिजनेस इंडिया में रन कर रही है, तो उस जब वो फॉरेन में जाती है तो फॉरेन कल्चर्स की वजह से इन सब चीज़ों पे उनका इम्पैक्ट पड़ता है। परचेज बिहेवियर होगी, बिजनेस कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी, प्रोडक्ट ऑफरिंग में प्रॉब्लम होगी, बिजनेस ऑपरेशन चेंज होगा, प्रमोशन टेक्निक्स चेंज करना होगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी चेंज करना होगा। इसी तरीके से लीगल इन्वायरमेंट, लीगल नाम से क्लियर है, लीगल यानी लॉज। तो इंक्लूड द लॉज एंड रेगुलेशन ऑफ अ स्टेट, आप किस स्टेट में रहते हैं, आप किस कंट्री में रहते हैं, वहाँ के जो लॉज हैं वो आपको जो है फॉलो करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को, और ये इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। द लॉज एंड रेगुलेशन विल इन्फ्लुएंस द वे इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन विल मार्केट और सेल द प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब जैसे इंडिया में देख लीजिए, तो 2-3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे लिक्वर बैंड है, तो लिक्वर जो कंपनी है वो अपना बिजनेस वहाँ पे नहीं परफॉर्म कर सकती। क्यों? बिकॉज ऑफ लॉ, ठीक। तो कंपनी लॉ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये बहुत सारे अलग अलग लॉज हैं जो कि कंपनीज को फॉलो करने पड़ते हैं, और ये भी क्या है, इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, और ये जो है कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये जो इन्वायरमेंट है, जो लीगल इन्वायरमेंट है, ये जो कंपनी है वो खुद कंट्रोल नहीं कर सकती है। क्लियर?
नेक्स्ट जो इन्वायरमेंट है दैट इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। सभी लोग जानते होंगे पॉलिटिकल यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जैसे बीजेपी, कांग्रेस, सपा, ये सब क्या है, ये सब पॉलिटिकल पार्टी है और ये लोग भी जो है इनडायरेक्टली जो है अफेक्ट करते हैं। आप देखते होंगे कि कोई नई स्कीम आ रही है तो उस पर जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है, हड़ताल हो रहा है। तो इन तरीकों से जो है किसी भी कंपनी को भी अफेक्ट कर सकते हैं। भाई किसी भी कंपनी को रन करने के लिए आपको किसी स्टेट में जाना पड़ेगा, उस स्टेट में जा रहे हो तो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। वो पॉलिटिकल पार्टी अप्रूवल दे रही है कि नहीं दे रही है, ये सारे फैक्टर्स हैं और अफेक्ट करते हैं। सेट ऑफ गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल पार्टीज एंड द ऑर्गेनाइजेशन दैट आर एक्सप्रेशन ऑफ द पीपल इन द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि अभी देख रहे होंगे कि जो विपक्ष है वो विपक्ष क्या करता है कि जो भाजपा सरकार है वो क्या है, ये अडानी और अंबानी की सरकार है। तो ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है और ये जो है कहीं ना कहीं नेगेटिवली या पॉजिटिवली आपको अफेक्ट करेगा। क्लियर। देन आता है इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट कहने का मतलब है कि वहाँ की जो किसी भी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है सर वहाँ पे, टैक्स रेट्स क्या है, लेबर और वेजेस का क्या है, डिमांड और सप्लाई क्या है, ये सब इकोनॉमिक फैक्टर्स आ जाते हैं और ये भी क्या है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है अफेक्ट करते हैं। ऑल द एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस बाइंग हैबिट ऑफ अ कंज्यूमर एंड बिजनेस एंड देयरफॉर अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंपनी। यानी कि आप सपोज कि महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई बढ़ गई तो बट ऑब्वियस बात है कि लोगों की परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसमें जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनका लॉस होने लगेगा। तो ये क्या है, इनडायरेक्टली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी अफेक्ट करते हैं। भाई जहां पे एम्प्लॉयमेंट रेट अच्छा है और इन्फ्लेशन रेट कम है तो वहां पे लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज करेंगे, तो वहां पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट भी क्या होगा, अच्छा होगा। लेकिन जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है, टैक्सेस ज़्यादा लग रहे हैं तो प्रोडक्ट के प्राइसेस ज़्यादा होंगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी है तो प्रोडक्ट लोग कौन खरीदेगा, तो बिजनेस को नुकसान होगा, बिजनेस को उतना हद तक प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, टैक्स रेट, लेबर, वेजेस, ये सारे क्या हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो जाते हैं। इसी तरीके से कॉम्पिटिटर बट ऑब्जर्व होता है कि ये भी क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का इन्वायरमेंट है और कॉम्पिटिटर क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप भी वही जो है प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, सामने वाला जो दूसरा कंपनी वो भी वही प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो कॉम्पिटिटर भी आपके ऊपर जो है इंपैक्ट डालता है। एक कंपनी विच राइवल्स अनदर, कॉम्पिटिटर का मतलब क्या हो गया, वो कंपनी जो किसी दूसरे को कॉम्पिटिशन देती है। टू कंपनीज दैट ऑपरेट इन सेम इंडस्ट्री मेक सिमिलर प्रोडक्ट एंड टारगेट द सेम कंज्यूमर आर कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर कौन हो गए, जो सेम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, सेम कंज्यूमर को टारगेट कर रहे हैं, तो वो कॉम्पिटिटर हो गए। जैसे कि नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार, पेप्सी एंड कोका कोला, ये क्या है, सेम इंडस्ट्री है, सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं और सेम जो है कंज्यूमर को टारगेट करते हैं। तो कॉम्पिटिटर भी जो है आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। अब आप जो है कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो 10 रुपए में, सामने वाला आया वो 9 रुपए में प्रोडक्ट सेल करने लग गया, तो आपका जो डेटाबेस है, जो कंज्यूमर हैं आपके, वो क्या करेंगे, स्विच कर जाएंगे। तो यहाँ पे जो है इनका भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट आपको कंपनी के ऊपर पड़ता है। क्लियर। उसके बाद है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। तो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट यहाँ पे नाम से है कि आज के टाइम पे क्या है, ग्लोबलाइजेशन है। आपकी कंट्री में यानी कि इंडिया में आपकी कंट्री की खुद कंपनी है ही, साथ ही साथ जो बाहर की कंट्रीज की कंपनी है वो भी आपकी कंट्री में आके काम कर रही हैं, या फिर हमारे जो नेशन की हमारे इंडियन कंपनी है वो बाहर जाके काम कर रही हैं। तो जब एक कंपनी जो है दूसरे कंट्री में जाके काम करती है तो वो उसको क्या है, उसको मल्टीपल एनवायरनमेंट से डील करना पड़ता है। भाई अभी तक तो उसको इंडियन की जो डेमोग्राफी थी, इंडियन की जो टेक्नोलॉजी थी, इंडियन का जो लीगल था, पॉलिटिकल था, उससे डील करना पड़ता था। अब वो इंडिया जो है यूएसए में जाके परफॉर्म कर रही है, तो अब उसको जो है यूएसए की इकोनॉमिक, यूएसए के जो पॉलिटिकल, यूएसए के जो कॉम्पिटिटर हैं उनसे भी डील करना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। ठीक है। तो ऑल्सो कॉल्ड ग्लोबल एनवायरनमेंट, रिफर्स टू द सराउंडिंग इन विच इंटरनेशनल कंपनीज रन देयर बिजनेस। तो यहाँ पे क्या है, बाहर की कोई कंपनी है वो हमारे इंडिया में आके बिजनेस परफॉर्म करिए तो उसके लिए हमारा इंडिया क्या हो गया, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट हो गया। हमारे यहाँ की कोई कंपनी है यूएसए में, अमेरिका में, चाइना में जाके बिजनेस परफॉर्म करिए तो उसके लिए वहाँ के लोग, वहाँ का एनवायरनमेंट क्या हो गया, वो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट हो गया। कंसिस्ट ऑफ इंटरनेशनल इंटरेक्शन ऑफ अ फर्म ओवर विच इट हैज़ नो कंट्रोल। तो यहाँ पे क्या हो गया इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में कि इंटरनेशनल इंटरेक्शन हो रहे हैं और उस पर कोई भी कंट्रोल कंपनी का नहीं होता है। जैसे कि अभी आपने देखा रसिया और यूक्रेन में जो वॉर हो रहा है तो उसकी वजह से कई सारी कंपनी जो है अपना बिजनेस वहाँ से हटा लिया, फिर अपना बिजनेस नहीं कर रही या फिर उनके ऊपर बैन लगा दिया गया। तो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, तो इसमें जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक, कॉम्पिटिशन, सोशल, कल्चरल, ये सारे फैक्टर्स जो है उसमें आ जाते हैं। तो अगर हम टाइप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को समराइज करें तो यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट दो टाइप का होता है, एक इंटरनल टू द एंटरप्राइज एंड एक्सटर्नल टू द एंटरप्राइज। इंटरनल टू द एंटरप्राइज को हम इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं, वहीं पे एक्सटर्नल टू द एंटरप्राइज को हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी कहते हैं। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी क्या है, वो दो टाइप में डिवाइड किया गया है,
माइक्रो एनवायरमेंट और मैक्रो एनवायरमेंट। माइक्रो एनवायरमेंट जो कि कंट्रोलेबल होता है कुछ हद तक, और माइक्रो एनवायरमेंट जो कि अनकंट्रोलेबल होता है। क्लियर? और दोनों ही क्या है, एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन है। तो इंटरनल टू द एंटरप्राइज की बात करें तो यहाँ पे वैल्यू सिस्टम, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स, कंपनी इमेज, फिजिकल एसेट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंटेंजिबल्स, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये सब क्या है, ये इंटरनल टू द एंटरप्राइज जिसको हम इंटरनल एनवायरमेंट कहते हैं। वहीं पे माइक्रो एनवायरमेंट में आपने देखा सप्लायर, कस्टमर्स, मार्केट इंटरमीडिएट, जहाँ पे रिटेलर, होलसेलर, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये क्या है, माइक्रो एनवायरमेंट, जिसको हम कंट्रोलेबल एनवायरमेंट भी कहते हैं। कंट्रोलेबल मतलब कि पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप कहीं कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं पे तीसरा है मैक्रो एनवायरमेंट। मैक्रो एनवायरमेंट में डेमोग्राफी, नेचुरल, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल, इंटरनेशनल, ये सारे एनवायरमेंट आ जाते हैं जो कि अनकंट्रोलेबल होते हैं, जिस पे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कंट्रोल नहीं कर सकती है। इसका जो है इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ेगा, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली। तो होप आपको क्लियर आया होगा कि बिजनेस एनवायरमेंट क्या है, टाइप ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट क्या है। गवर्नमेंट एंड बिजनेस, देखिए जो गवर्नमेंट और बिजनेस का रिलेशनशिप है ये एक्चुअली में डायनेमिक और इंटरडिपेंडेंट है। डायनेमिक का मतलब कि ये जो रोल है, जो बिजनेस गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है, गवर्नमेंट बिजनेस के लिए काम कर रही है, चेंज होता रहता है। और इंटरडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि एक दूसरे के साथ मिलकर जो है ये इकोनॉमी को रन कर रहे होते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं और गवर्नमेंट जो है अपनी पॉलिसीज को परफॉर्म कर रही होती है। तो द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ डायनेमिक एंड इंटरडिपेंडेंट। आप देखते होंगे कि कभी जो है गवर्नमेंट को कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है तो वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की जो है हेल्प लेती है। वहीं पर बहुत बार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड उनको करती है। फाइनेंशियल असिस्टेंट हो गया तो वो गवर्नमेंट जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट और बिजनेस का जो रोल है, जो रिलेशनशिप है, वो इंटरडिपेंडेंट है और डायनेमिक है। डायनेमिक कहने का मतलब चेंज होता रहता है, हमेशा एक ही जैसा नहीं रहता है दोनों के बीच में रिलेशन। कभी आप देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है एज अ कॉम्पिटिटर जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही होती है, तो वहीं पर कई बार जो है गवर्नमेंट उनको सपोर्टर के रूप में जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही होती है। क्लियर? तो गवर्नमेंट और बिजनेस का रोल जो है डायनेमिक है, रिलेशनशिप डायनेमिक है और इंटरडिपेंडेंट है, यानी एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी हैं। एक दूसरे के बगैर जो है वो सही तरीके से काम को परफॉर्म भी नहीं कर सकती हैं कुछ स्पेसिफिक एरियाज में। क्लियर? तो गवर्नमेंट परफॉर्म्स डिफरेंट रोल्स व्हिच फैसिलिटेट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट जो है डिफरेंट रोल्स परफॉर्म करती है जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को फैसिलिटेट करती है। जैसे गवर्नमेंट एज अ रेगुलेटर, देखिए बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, आपस में डिस्प्यूट कर सकते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वहां पर डिस्प्यूट्स हो सकता है। क्लियर? तो ऐसे में गवर्नमेंट जो है वो एज अ रेगुलेटर वर्क करती है, यानी कि गवर्नमेंट जो है डिफरेंट रूल्स फ्रेम करती है, डिफरेंट एक्ट्स बनाती है जिसको सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना पड़ता है। और सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब उस एक्ट और रूल के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो कोई भी डिस्प्यूट्स नहीं होता है, कोई भी वहां पर जो है अनफेयर कंपटीशन नहीं होता है, फेयर कंपटीशन होता है। स्टेक होल्डर्स जो भी होते हैं वो प्रोटेक्ट रहते हैं, किसी को कोई नुकसान जो है वहां पर नहीं होता है। वरना कई बार होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने फायदे के लिए स्टेक होल्डर्स का नुकसान कर देते हैं, कंज्यूमर को नुकसान कर देते हैं, पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट दे दिए, ज्यादा प्राइसेस में जो है प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। क्लियर? तो इस तरीके से स्टेक होल्डर्स को बचाने के लिए, फेयर कंपटीशन करने के लिए, डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए डिफरेंट रूल्स और एक्ट्स जो है वो बनाए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा। क्लियर? जैसे कि रजिस्ट्रेशन करना है तो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्ट्रेशन करना होगा, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चीज़ें वहाँ पर जो है उनकी होती है, ऑडिटिंग होती है। पार्टनरशिप एक्ट हो गया, यानी कि दो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो उनके क्या गाइडलाइंस होंगी, उस पार्टनरशिप एक्ट के तहत उनका रजिस्ट्रेशन होगा। इससे आगे चल के कहीं कोई डिस्प्यूट होगा तो उसको आसानी से रिजॉल्व किया जा सकता है। इसी तरीके से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, सेवी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो कि शेयर मार्केट्स को जो है कंट्रोल करती है। तो अलग अलग तरीके से जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेट करती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। इसी तरीके से जो नेक्स्ट रोल है दैट इज एज अ प्रमोटर। गवर्नमेंट एज अ प्रमोटर, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करती है, उनको जो रिक्वायरमेंट्स है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो जो है उनको प्रोवाइड करती है, जिससे कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है अपने बिजनेस को सही तरीके से रन कर सके। जैसे कि आप देखेंगे कि पावर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। ट्रेड पॉलिसीज, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेड पॉलिसीज जो है वो गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करती है। देखेंगे कि आप एक्सपोर्ट, वहां पर जो है एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर दी जाती है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाती है, जिससे कि जो इंडिया के डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, डोमेस्टिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनको जो है प्रोटेक्ट किया जा सके। वरना क्या होगा कि बाहर के लोग आके सस्ते में प्रोडक्ट हमारे यहाँ बेचेंगे और हमारे यहाँ के लोग जो है उनको नुकसान हो जाता है। कई बार ऐसा होता है भाई, बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जो कि बाहर सस्ते मिलते हैं। जब रॉ मटेरियल बाहर सस्ते मिलेंगे तो लोग सस्ते में प्रोडक्ट बनाकर इंडिया में आके सेल करेंगे कम दाम
दाम पे और इंडिया में वही रॉ मटेरियल थोड़ा सा महंगे मिल रहा होगा तो उसकी प्राइसिंग बट ऑब्वियस बात है कि थोड़ा ज़्यादा जाएगी। तो ऐसे में बैलेंस बनाने के लिए जो है वहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी या फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी अकॉर्डिंगली लगाया जाता है। तो गवर्नमेंट जो है एज अ प्रमोटर भी काम करती है। तो जहाँ पर जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है वहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देगा, जहाँ पर डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है वहाँ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटा देगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर देश में सेल करें, जिससे कि उनका ग्रोथ हो। तो अलग अलग तरीके से जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए जो है प्रमोशनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है। क्लियर। इसी तरीके से गवर्नमेंट जो है एज एन एंटरप्रेन्योर भी जो है रोल परफॉर्म करती है। गवर्नमेंट एज एंटरप्रेन्योर क्यों कहा हमने, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है, बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहां पर गवर्नमेंट खुद जो है बिजनेस रन कर रही होती है। क्लियर। द गवर्नमेंट डायरेक्टली ओन्स एंड ऑपरेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नॉन एज पब्लिक इंटरप्राइज और गवर्नमेंट बिजनेस इंटरप्राइज। तो जो आप कहते हैं ना कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक इंटरप्राइज है, तो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो ये गवर्नमेंट जो है उनको रन कर रही होती है, क्यों, और उनको ऑपरेट कर रही होती है, जिससे कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, वो सर्विस जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड किया जा सके। जैसे कि आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन है तो गवर्नमेंट वहाँ पर जो है एसेंशियल सर्विसेज है ट्रांसपोर्टेशन वो प्रोवाइड करती है। पोस्ट ऑफिस ये एसेंशियल सर्विसेज है प्रोवाइड करती है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया तो वो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन में आप रेलवे का देखिए या फिर गवर्नमेंट बसेस देख लीजिए, तो ये क्या है, गवर्नमेंट एज ए एंटरप्रेन्योर यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस तो है ही, साथ ही साथ गवर्नमेंट भी बिजनेस रन कर रही होती है। क्लियर। इसी तरीके से जो कुछ स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज हैं उनमें सिर्फ गवर्नमेंट ही है, जैसे कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो गया, ऑयल एंड गैस से हो गया, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का ही मेजर रोल होता है। क्लियर। इनके अलावा आप देखेंगे तो गवर्नमेंट एक प्लानर के रूप में भी रोल परफॉर्म करता है, जैसे इकोनॉमिक गोल को सेट करते हैं जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसको अचीव करते हैं। रिसोर्स को एलोकेट करना, मेड इन इंडिया वाला आप जो है देखेंगे कैंपेन, तो ये क्या है, मेड इन इंडिया गवर्नमेंट ने बनाया कि सभी लोग मेड इन इंडिया पे फोकस करेंगे। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स आए, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि मेड इन इंडिया पर ही फोकस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट एक प्लानर के रूप में भी परफॉर्म करता है रोल। और इसी तरीके से गवर्नमेंट एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर भी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो बहुत सारी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि बिजनेस को स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो है फ्रेम करने में, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने में हेल्पफुल होती हैं। और वो इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। चाहे वो वर्ल्ड इकोनॉमी से रिलेटेड हो, वर्ल्ड बिजनेस जो ग्लोबल बिजनेस है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, चाहे इंडिया के ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन हो। भाई अलग अलग बिजनेस, बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, सबका डेटा कलेक्ट करना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट जो है वो डेटा कलेक्ट करके एनालिसिस करके उसको रिपोर्ट जो है वहाँ पर पब्लिश करती है। तो उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट डिसीजन मेकिंग्स करते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी करती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्लियर। तो अलग अलग रोल्स हैं, अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस को सपोर्ट करती है और साथ ही साथ बिजनेस भी जो है गवर्नमेंट के साथ मिलकर वहाँ पर इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए वर्क करते हैं। क्लियर। बहुत सारे केसेस देखेंगे जहाँ पर गवर्नमेंट और बिजनेस एक साथ मिलकर जो है काम परफॉर्म करते हैं, जिसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, ट्रिपल पी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी पब्लिक यानी गवर्नमेंट, प्राइवेट यानी कि जो प्राइवेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों मिलकर काम करते हैं, जिससे कि जो सोशल इकोनॉमिक गोल है उसको जो है अचीव किया जा सके। कोई लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसको डेवलप किया जा सके। तो बहुत सारे आप देखेंगे रोड्स है तो ट्रिपल पी मॉडल पे होता है, यानी कि गवर्नमेंट और पब्लिक प्राइवेट कंपनीज दोनों इन्वॉल्व होती हैं। सोशल इकोनॉमिक गोल्स हो गया, जैसे कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाना हो गया। क्लियर। जैसे सीएनजी का देखिए तो कंपनी सीएनजी बना रही हैं, सीएनजी कार्स बनाती हैं, तो गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी भी दे रही है, जिससे कि कस्टमर्स लोग परचेज करें सीएनजी कार। तो इस तरीके से मिलकर जो है इकोनॉमी को ग्रो भी किया जाता है, सोशल इकोनॉमिक गोल्स को अचीव किया जाता है मिलकर। तो गवर्नमेंट और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है दोनों ही मिलकर इकोनॉमी को फॉस्टर करती हैं, ग्रो करती हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट रोल्स परफॉर्म करती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।